हे गाइस, दिस साइड CACM में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों के साथ रिवाइज कर लिया था पूरा CVP एनालिसिस, इंडिफरेंस पॉइंट एंड शटडाउन पॉइंट। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ लेने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि ना सिर्फ आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग टेक्निक के लिए आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है, बल्कि आप लोगों के लिए यूजफुल होगा फॉर होल द डिसीजन मेकिंग। मतलब आप लोगों को ये वाला जो चैप्टर है ये पूरे कॉस्टिंग के अंदर ही आप लोगों को यूज होने वाला है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होती है। और आप लोगों को आगे चल के इन फ्यूचर आप लोग जब पोस्ट क्वालिफिकेशन की बात करें तब भी आप लोगों के लिए एज एन एक्सपीरियंस के तौर पर ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना आगे बढ़ना नहीं है, वो तो आप लोगों के लिए प्रेजेंट है। एंड आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेकआउट कर लेना है, जहां पर आप लोगों को मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जहां पर आपके लिए MCQ क्विजेज होते हैं। व्हाट्सएप चैनल के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को कोई भी एकेडमिक अपडेट्स होगा वो आपको वहां पर अपडेट मिलेगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है। लेकिन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जो कि आप लोगों के लिए कहां सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं उन पर्टिकुलर पोर्शंस के लिए सारी रील्स आपको मिलेंगी हमारे LPA वाले इंस्टाग्राम पर। और आप चाहें तो मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी आपको दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट नाउ, सर ऑलरेडी 1 मिनट वेस्ट कर चुके, कोई बात नहीं। तो आइए, आपके कोई भी भाई लोग हैं ना, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे स्टार्ट करना 2 मिनट से, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन से चैनल, कौन से लिंक पर, कौन से सोशल मीडिया कनेक्ट पर कब क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आ सकती है। तो जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, जिसका नाम है रिलेवेंट कॉस्टिंग। दोस्तों, मैं इस चैप्टर को आप लोगों को यहां से दिखाने से पहले एक बार के लिए पूरा ब्रीफ करना चाहूंगा। रिलेवेंट कॉस्टिंग कहां यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम हमारी कॉस्ट को डिसीजन के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं तो उनको हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं रिलेवेंट कॉस्टिंग एंड इररिलेवेंट कॉस्टिंग। सर, ये रिलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब क्या रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसी कॉस्ट जो कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी वो आप लोगों के लिए रिलेवेंट कॉस्टिंग कहलाएगी। जैसा कि अपन लोग बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर आप लोगों से बात करूं तो आप लोग हमेशा से क्या पूछते हो, सर कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स बता दो ना, ताकि हम लोगों के लिए काम हो जाए। रिलेवेंट टॉपिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि सर जहां से हम लोग इजीली पास कर जाएं या इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर जाएं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहाँ पर रिलेवेंट कॉस्टिंग में रहेगा। हम यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं, उन सभी कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आप लोगों के लिए होने वाली है काफी यूजफुल जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे। तब डिसीजन लेने के पैटर्न आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। इंडिफरेंस पॉइंट में भी हमने डिसीजन लिया था, आप लोगों को मैंने वहां पर भी बताया था कि शटडाउन पॉइंट के अंदर की अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट जो है वो रिलेवेंट होती है। उस सब चीजों के बारे में यहां पर डिस्कशन करेंगे, क्यों होती है, क्या रीजन होता है, हर एक चीज को बिल्कुल बारीकी के साथ उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि रिलेवेंट कॉस्टिंग में क्या रिलेवेंस होता है और किस तरीके से। मैं आपको बता दूं, जून 2023 एग्जामिनेशन के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 14 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिला था। जून 23 था या दिसंबर 23 था, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस जून 23 जहां तक मुझे याद है। तो जून 23 में आप लोगों के लिए 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 आया था। मतलब कि डेस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 और पूरे पेपर का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो MCQ होता है, क्वेश्चन नंबर 2 इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया रिलेवेंट कॉस्टिंग से। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, हमारी बुक से ही था, क्योंकि अपनी बुक के अंदर सारा सब कुछ कवर्ड है। आप चाहें तो अपनी जो बुक है एट कॉस्ट अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। चाहे क्वेश्चन बैंक चाहे तो क्वेश्चन बैंक, और नोट्स बुक चाहे तो नोट्स बुक, दोनों अवेलेबल है आप लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एट कॉस्ट भी नहीं देना सर हमको तो फ्री में चाहिए, तो भैया ऐप में जाकर के लेना ना, ऐप में वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं रिलेवेंट कॉस्ट क्या है, किस तरीके से आप लोगों के लिए हेल्प करने वाली है। देखिएगा, यहां पर रिलेवेंट कॉस्ट में मैंने क्या कुछ लिखा है, एक बार उनको थोड़ा रीड आउट करते हैं और देन उसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। जैसे कि लास्ट प्रीवियस जितने भी रिवीजन सेशंस में मैंने आप लोगों के साथ किया है, कुछ उसी तरीके से हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जैसे ही सेशन खत्म होगा आप लोगों को रिलेवेंट कॉस्टिंग में एक इतना सा भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। और अगर पसंद आए ना तो यार लाइक करे बिना मत जाइएगा, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा है मैंने यहां पर, रिलेवेंट कॉस्ट मींस एनी कॉस्ट विच हेल्प फॉर डिसीजन मेकिंग। यही बात मैंने अभी बताई, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आप लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करेगी रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी।
As for the purpose of any decision making, it is necessary to classify cost and revenue based on whether they are relevant or irrelevant. क्योंकि डिसीजन जब भी आप लेंगे तो आपको कॉस्ट और रेवेन्यू को रिलेवेंट और इररिलेवेंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो समय को हम लोग नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने मेरे हाथ से समय को थोड़े समय के लिए साइड कर दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात कर देते हैं यहां पर क्या किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो रिलेवेंट कॉस्ट एंड रिलेवेंट रेवेन्यू इज दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू कौन से होंगे। अब रिलेवेंट बोल रहे हो तो रिलेवेंट क्यों, आप सोच के देखिए। आज अगर मैं आपने बोला कि सर कौन से चैप्टर हैं जो रिलेवेंट है, क्यों? क्योंकि सर अगर हमने उन रिलेवेंट चैप्टर्स को नहीं किया तो वो हमारे रिजल्ट को पास और फेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से कॉस्ट के अंदर सिनेरियो है। रिलेवेंट कॉस्ट या रिलेवेंट रेवेन्यू का मतलब वो है जो कि आप लोगों के डिसीजन पर डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। डायरेक्टली इंपैक्ट करने से मतलब क्या है, आज अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है और नए बिजनेस को स्टार्ट करना है और मैं सोच रहा हूं कि यार क्यों ना मेरे पास स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स का बेस है, तो मैं क्यों ना कैलकुलेटर बनाने का काम चालू करता हूं। अब मैंने एक नया बिजनेस माइंड में लिया कि यार ये वाला काम मैं कर सकता हूं। तो मैंने सोचा, अब मैंने जैसे ये सोचा तो मैंने इमीडिएटली क्या किया, मैंने इसके ऊपर दिमाग लगाया कि यार इसमें मेरे क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं। तो क्या क्या खर्चे लगने वाले हैं, अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे को कुछ समय यहां डिवोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, मेरा इंटर का एक सब्जेक्ट है FMBDA करके, मैं FMBDA को कुछ समय के लिए, जब तक कि ये वाला बिजनेस मेरा पूरा सेटल डाउन नहीं हो जाता, मैं FM के बिजनेस को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देता हूं या कुछ समय के लिए होल्ड कर देता हूं। इसका नया बैच हम लोग 1 साल बाद लेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं उस 1 साल में FMBDA सब्जेक्ट को, क्लासेस को सेल करके कुछ कमाता? क्या आंसर है यस सर, डेफिनेटली कमाते। आज अगर आपकी क्लासेस की ऑन एन एवरेज कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं 5,000-6,000 रुपए की कॉस्ट है और मतलब प्राइसेस है, और उसमें कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। 50%, बच्चे बोलते हैं सर 50% कैसे, तो मैं आपको बता दूं 18% तो GST चल जाता है जो आप लोगों से चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे करके 50% के अराउंड कॉस्ट आती है ऑन एन एवरेज। आप ये कह दें कि 2500 से 3000 रुपीज पर स्टूडेंट आप सेव कर लेते हैं। अब 3000 रुपीज पर स्टूडेंट सेव करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट अपन मान लेते हैं 1 साल के अंदर, वैसे ऑल दो ज़्यादा ही होते हैं बट 500 मान लेते हैं। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 500, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए ना टीचर की रेवेन्यू कैलकुलेट करना इज द बेस्ट टाइम पास। वो हम लोग ने भी खूब किया है और आज के स्टूडेंट भी खूब करते होंगे, है ना। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 500 स्टूडेंट तो 15 लाख रुपए हो गए। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं कैलकुलेटर बनाने का बिजनेस स्टार्ट करता हूं और मैंने इसके ऊपर ये सोचा कि यार मैं इसके ऊपर टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है टाइम डिवोट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, FMBDA की क्लास को डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। और अगर मैं उसको डिसकंटिन्यू करता हूं तो जो मैं 15 लाख रुपए कमा रहा था, क्या वो मैं कमा पाऊंगा? आंसर है नो सर, वो नहीं कमा पाओगे। तो पहली बात तो ये कि इस तरह की जो 15 लाख रुपए की जो कॉस्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी आपके एक्शन को सेलेक्ट करने के कारण से सेकंड बेस्ट एक्शन को जो आप फॉरगिव कर रहे हो ना, जो उसको फॉरगोन कर रहे हो, उसको फॉरगोन करने से जो प्रॉफिट कमा सकते थे, मैं यहां पर बहुत प्योरली हिंदी में बात करने वाला हूं। तो जो चीज आप कमा सकते थे इस वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के कारण से वो 15 लाख नहीं कमा पाओगे। तो इस वाले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो 15 लाख नहीं कमा पाएंगे, तो क्या ये 15 लाख रुपए मेरे इस वाले बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी? क्या आंसर है यस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे ये लगता है कि यार ये वाला बिजनेस ना मेरे को 1 साल में 15 लाख रुपए नहीं देके कमा के नहीं देगा, तो भाई साहब मैं क्या कहूंगा, यार फिर तो मेरा FM वाला बिजनेस ही सही था, मेरे को FM ही पढ़ा लेनी चाहिए थी। क्योंकि अगर मैं FM को डिसकंटिन्यू करता हूं तो मुझे 15 लाख का जो प्रॉफिट कमा सकता था वो नहीं कमा रहा। अब पागल तो हूं नहीं, गलती से मिस्टेक हो गई थी मेरे से, और मैंने CA भी किया था, CMA भी किया था, उसके बाद में भी कुछ छोटे मोटे कोर्सेज और करते रहता हूं, तो पागल तो नहीं होऊंगा। 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कोई चीज छोड़ रहा है तो इंसान 15 लाख से ज्यादा कमाने के लिए छोड़ रहा होगा, है ना। तो ऐसे केस के अंदर अगर मेरे को यहां से 15 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो मेरे लिए तो भाई साहब समस्या का विषय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं 15 लाख का यहां प्रॉफिट फॉरगोन कर रहा हूं। अब ये 15 लाख का प्रॉफिट से ज्यादा कैसे लाऊं? मैं यहां पर जब डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं तो उस डिसीजन मेकिंग में ये जो 15 लाख की कॉस्ट, वैसे तो प्रॉफिट है बट वो इस वाले ऑप्शन के लिए क्या हो गया, कैलकुलेटर वाले बिजनेस के लिए वो हो गया मेरे लिए एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो मुझे ये चेक करना होगा कि क्या मेरी 15 लाख की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही है पूरी। क्योंकि वो पूरी रिकवर हो रही है, दैट मीन्स क्लियर है कि कैलकुलेटर वाले बिजनेस से मुझे 15 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 15 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होगा तभी वो मेरी रिकवर होगी। तो ये 15 लाख क्या इस पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के लिए कि मुझे एफएम कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे कैलकुलेटर का बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए, ये मेरे लिए एक डिसीजन होगा। डेफिनेटली मेरे को डिसाइड करना होगा कि यार मैं एफएम करूं या कैलकुलेटर बनाऊं, एफएम करूं या कैलकुलेटर बनाऊं। दिस इज एन ऑप्शन मेरे लिए कि आइदर दिस वन और दिस वन। तो इन दोनों में से कोई भी एक मुझे सेलेक्ट करना है। अब अगर मैं एक सेलेक्ट करता हूं तो वो उसके लिए मुझे ये जो 15 लाख है ये मेरे लिए रिलेवेंट हो गया डिसीजन मेकिंग में। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी ऐसी कॉस्ट या रेवेन्यू, कोई भी कॉस्ट या रेवेन्यू जो कि आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, रिलेवेंट कॉस्ट या रिलेवेंट रेवेन्यू कहलाता है। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है यहां पर। तो रिलेवेंट रेवेन्यू एंड रिलेवेंट कॉस्ट एंड रिलेवेंट रेवेन्यू इज दोज कॉस्ट एंड रेवेन्यू विच विल चेंज और डिपेंड ऑन डिसीजन, जो कि आपके डिसीजन के कारण से चेंज होती है या डिसीजन पर डिपेंड करती है। उम्मीद करता हूं यहां तक में कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो कुछ फीचर्स जिसे आप काइंड ऑफ कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ फीचर्स मैंने आप लोगों के लिए रिलेवेंट कॉस्टिंग के दिए हैं। आप देखेंगे यहां पर ब्लैक एंड सियान कलर यूज किया है। जो ये सियान कलर है ना, बेसिकली ये सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को बताता है। सेकंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है हमारी बुक के अंदर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की टर्म्स आप लोगों के लिए रेड कलर में यूज किया गया है, और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने सियान कलर में यूज किया है। और वो सियान कलर में मतलब कि काइंड ऑफ हाईलाइट्स टाइप के लिए। तो आप देखेंगे यहां पर मैंने आप लोग केवल अगर हाईलाइट वाला पॉइंट भी पढ़ लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्या लिखा है? फीचर्स ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग में कहता है कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। कि रिलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब होता है भैया जो आप लोगों के लिए डिसीजन में हेल्प करेगा। देन इसके बाद में आप लोगों के ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि 15 लाख रुपए मैं कमाऊंगा अगले साल। कभी ऐसा नहीं होगा कि आज मैं डिसीजन ले रहा हूं। मैं डिसीजन कब ले रहा हूं? मैं 31 दिसंबर 2024 को डिसीजन ले रहा हूं कि मैं 2025 पूरे साल में क्या करूं, मैं कैलकुलेटर बनाऊं या एफएम पढ़ाऊं। ये मैं डिसीजन कब ले रहा हूं? ये मैं डिसीजन किसके लिए ले रहा हूं? मैं अगले साल के लिए ले रहा हूं, 2025 वर्ष के लिए ले रहा हूं। तो ऑलवेज ये जो भी कॉस्ट रहेगी ये हमेशा फ्यूचर के लिए रहेगी, क्योंकि जो पास्ट में लगी हुई कॉस्ट होती है ना दोस्तों, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप कभी ऐसा बोल सकते हो क्या कि यार आज के 3 साल पहले भाई ने वो गलती नहीं की होती, उसको नहीं अपनाया होता तो आज ऐसा हो सकता था? नहीं ना, आगे जो है ना उसको मना कर देना, ठीक है ना। तो उस चीज के अंदर वहां पर ध्यान रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाती है ना। फिर उसके बाद में चलते हैं। तो दूसरा हो गया आप लोगों के लिए, पहला तो हो गया कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, दूसरा हो गया कि भैया रिलेटेड टू फ्यूचर होता है। देन थर्ड पॉइंट आता है और ये कहता है इनकर ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। ऑब्वियस सी बात है, रिलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा? जो लगेगी ही आपके ऑफर एक्सेप्ट करने के कारण से। मैं अगर कैलकुलेटर का बिजनेस का ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो ही तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगी, नहीं तो अदरवाइज तो मैं एफएम पढ़ा ही रहा हूं, मेरे को 15 लाख का प्रॉफिट हो ही रहा है ना। चलिए, रिलेवेंट कॉस्ट इंक्लूड्स आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इसके अंदर इंक्लूड्स बोला है। इंक्लूड्स का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि ये भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है कि केवल यही है। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट ही रिलेवेंट कॉस्ट है ऐसा नहीं है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये होता है, इस चीज का ध्यान रखना। इंटरप्रिटेशन अपन लोग प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने यहां पर लिखा है रिलेवेंट कॉस्ट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब होता है ये भी शामिल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूं कहूंगा कि सीएमए फाइनल ग्रुप 3 इंक्लूड्स एससीएम सब्जेक्ट, मतलब सीएमए फाइनल ग्रुप 3 में एससीएम सब्जेक्ट भी है। तो सेम उसी तरीके से रिलेवेंट कॉस्टिंग का मतलब के अंदर आपके आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ भैया? ये देखिए, ये आपके पॉकेट में पैसा है, ये आपने वॉलेट निकाला पॉकेट के अंदर से, इसमें से आपने कैश निकाल के उसको दिया, दिस इज योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मतलब कि आपने अपने पॉकेट से पे किया है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी भी डिसीजन के कारण से आपको कुछ पॉकेट से पे करना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कैलकुलेटर की कंपनी बनानी है, कैलकुलेटर मैन्युफैक्चरिंग का मेरे को प्लांट बनाना है, उसके लिए मुझे कुछ मशीनरी चाहिएगी। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर मेरे को मशीनरी चाहिए तो मुझे मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। अब कई बार बच्चे ना ऐसे भी बोलते थे, सर कोई जरूरी है जेब से दो, सर लोन लेके दो। तो मैं आपको बता दूं, लोन लेकर के आपके पहले बैंक अकाउंट में आता है, डायरेक्टली नहीं दिया जाता। कई बार बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्टली वेंडर को दे दे, तो भी चुकाना आप ही को पड़ता है। तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन योर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने
पॉकेट में से निकाल के दें। कई बार बच्चा बोलते हैं नहीं सर मैं तो पॉकेट में से नहीं निकाल के दूंगा, मैं तो मैं पर्स में से निकाल के दूंगा। ऐसे भी कई लोग हो जाते हैं, महानुभाव हर जगह व्याप्त है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब है जहां पर आप लोगों के लिए कैश में कॉस्ट इनकर हो रही है। कैश में इनकर का मतलब जिसके लिए अब आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब ऑलवेज फॉर फ्यूचर। रिलेवेंट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी पास्ट कॉस्ट। कोई भी पास्ट कॉस्ट अगर आपकी लगी है तो वो इंक्लूड नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैंने कैलकुलेटर का बिजनेस करना है 2025 में, लेकिन उसके लिए मैंने क्या किया, 2024 के अंदर मैंने एक रिसर्च कराया और रिसर्च में मैंने ये चेक करवाया, रिसर्च एक पूरी बाकायदा पूरी एक रिसर्च की टीम थी। उन टीम को मैंने रिसर्च के लिए से 2 लाख रुपीस का पेमेंट किया कि आप मुझे रिसर्च करके बताओ कि मार्केट में कितनी डिमांड है कैलकुलेटर्स की। तो वो रिसर्च हुआ, उसके लिए मैंने उनको 2 लाख रुपए का पेमेंट कर चुका हूं। दैट मीन्स आई हैव ऑलरेडी पेड 2 लाख टू दैट रिसर्च टीम। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मैं कैलकुलेटर बनाऊं या ना बनाऊं, क्या उससे वो 2 लाख रुपए मेरे पास वापस आ सकते हैं? आंसर है नो। आपने सुना है ना, रात गई बात गई वाला कॉन्सेप्ट है यहां पर भी। मतलब कि थिंग्स हैव बीन डन कैन नॉट बी अनडन, मतलब कि जो चीज हो चुकी है उसको आप नहीं बदल सकते हो विद योर डिसीजन। मैं चाहे एफएम पढ़ाऊंगा तो भी 2 लाख रुपए लग चुके, और अगर मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी 2 लाख रुपए लग चुके। तो दैट मीन्स इस चीज का भी ध्यान रखना है, अगर कोई कॉस्ट आपके दोनों ही एक्शन के अंदर इनकर सेम अमाउंट है तो आप लोगों के लिए वो भी इररिलेवेंट होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज का भी, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई भी पास्ट की कॉस्ट है तो भैया वो रिलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। या इसके अलावा दूसरी चीज, या कोई फ्यूचर में होने वाली कॉस्ट है कि कॉस्ट रिलेटेड तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन उसके लिए ऑब्लिगेशन हमने अपने ऊपर पहले ही क्या कर लिया है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, मुझे कैलकुलेटर का बिजनेस करना था, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम से 2 लाख रुपए पेमेंट करके रिसर्च भी करा लिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक मशीन मंगाने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। और मैंने उनको कहा कि आप जनवरी 2025 में ये मशीन हमारे को दे देना, और चाहे मैं एफएम पढ़ाऊं और चाहे मैं कैलकुलेटर बनाऊं, मैं आपको ये 2 लाख रुपए दूंगा ही दूंगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैं बात कब कर रहा हूं सर, दिसंबर 24 में। डिसीजन किसके लिए ले रहा हूं, 25 के लिए। पेमेंट कब करूंगा, 25 में। लेकिन क्या उसका ऑब्लिगेशन मेरे पास ऑलरेडी आज एग्जिस्ट करता है? आंसर है यस सर, ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करता है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये हो गया कि अब ये डिसीजन, चाहे मैं कि हाँ भैया मैं एफएम पढ़ाऊंगा तो भी आपको आपकी मशीन का पेमेंट दूंगा, और कैलकुलेटर बनाऊंगा तो भी मैं आपको पेमेंट दूंगा। इसे बोलते हैं कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन। कोई भी ऐसी कॉस्ट जो रिलेटेड टू फ्यूचर है बट ऑब्लिगेशन उसका प्रेजेंटली है कि भैया वो हमको देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप डिसीजन कुछ भी लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिसीजन लेने से या डिसीजन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज आता है तो वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तो वो भी आप लोगों के लिए क्या है, वो भी इररिलेवेंट कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगी। उम्मीद करता हूं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने यहां पर 5th पॉइंट में लिखा कि आपके रिलेवेंट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड एनी पास्ट कॉस्ट एंड फ्यूचर कॉस्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ विच हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। या कोई फ्यूचर से रिलेटेड कॉस्ट है लेकिन उसका ऑब्लिगेशन हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो वो भी आप लोगों का रिलेवेंट कॉस्ट का पार्ट फॉर्म नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं कोई डाउट यहां तक भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। रिलेवेंट कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड दोज कॉस्ट विच आर सेम इन ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। चाहे ये हो चाहे ये हो, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर ना एक मैम है, सिमरन मैम, वो हमारे यहां पर क्या करती हैं, पूरा प्रॉपर्ली जो भी जितने भी कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के, सारी क्वेरीज वगैरह जो भी रहती हैं वही रिजॉल्व करती हैं। अब हुआ क्या कि हमने ये देखा कि यार जो सिमरन मैम है वो एफएम वाले स्टूडेंट्स का ही कॉल अटेंड कर रही थी। अब उनको हमने क्या किया, जैसे हम एफएम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, हमने उनको रिट्रेंच नहीं किया, मतलब उनको हमारे यहां से नहीं निकाला। उनको हमने कहा कि आप मैडम यहां पर काम कर रहे थे, आप उसकी जगह यहां पर काम कर लो, आपको सैलरी हम यहां पर भी दे रहे थे, आपको सैलरी हम यहां पर भी देंगे। दैट मीन्स क्या सिमरन मैम की यहां पर जो सैलरी है वो दोनों ही ऑप्शन में सेम है? आंसर है यस। कोई चेंज नजर आ रहा है? नो सर। हम सपोज से उनको 20,000 देते हैं तो 20 इधर तो 20 ही इधर है। दैट मीन्स कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि दोनों ही एक्शन में, दोनों ही ऑप्शंस में सेम होती है, वो इररिलेवेंट है। अब सोच के देखो ना यार, 20,000 यहां पे लगना है, 20,000 यहां पे लगना है, तो डिसीजन से कारण से कोई चेंज हो रहा है क्या? नो।
तो जो कॉस्ट डिसीजन के कारण से कोई चेंज ही नहीं हो रही तो वो क्या है, इररिलेवेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड कि रिलेवेंट कॉस्ट में ये कॉस्ट इनको आपके लिए इन्वॉल्व नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कोई भी डाउट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं एक रिलेवेंट कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करनी है। तो एक उसका बेसिक मैंने आप लोगों को एक पैटर्न बताया है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको इसी पैटर्न में फॉलो करो, आप अपनी वर्किंग नोट किसी भी तरीके से बना सकते हो, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट ने कोई इसके लिए ऐसा नहीं बोला कि ये ऐसा ही होना चाहिए करके, ठीक है। तो रिलेवेंट कॉस्ट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। अब रिलेवेंट कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू दी ऑफर, इस ऑफर के कारण से जो भी कॉस्ट लगी वो आप ले लेंगे। लाइक से मटेरियल आपको देना पड़ा, लेबर आपको देना पड़ा, वो आप लेंगे। इसके साथ आप ऐड करेंगे बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू दी ऑफर। 15 लाख रुपए, जो 15 लाख रुपए का बेनिफिट टू बी लॉस्ट ड्यू टू दी ऑफर है, मतलब कि कैलकुलेटर बनाने का जो ऑफर था हमारे पास, उस कैलकुलेटर बनाने के ऑफर के कारण से जो भी बेनिफिट आपको लॉस्ट हो रहा है, 15 लाख का बेनिफिट लॉस्ट हो रहा है, तो ये 15 लाख का बेनिफिट कहां पर जाएगा? ये आपका बेनिफिट टू बी लॉस्ट में आपके ऐड होगा। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट उम्मीद करता हूं नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से कोई बेनिफिट अचीव हो जाए। सर ऐसा कैसे हो सकता है? आप यहां पर सोच के देखो, यहां पर सोच के देखो कि हमने ये किया, एफएम की क्लास के लिए ना हमने एक अलग से टेक्निकल वाला बंदा रख रखा था, जो क्या करता था, हमारे स्टूडेंट्स को टेक्निकल सपोर्ट दिया करता था कि भैया कभी उनकी क्लास नहीं चले तो उनका एनी डेस्क पर लेकर के उनकी क्लास चलाना करना, ऐसा वो किया करता था। उसको हम लोग सैलरी देते थे, फॉर एग्जाम्पल 15,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने एफएम का सब्जेक्ट डिसकंटिन्यू कर दिया तो क्या हमें उसके टेक्निकल सपोर्ट वाले बंदे की जरूरत होगी क्या? आंसर है नो, नहीं होगी। तो भैया एफएम कंटिन्यू कर रहा था तो मुझे 15,000 रुपए सैलरी देनी पड़ती थी। अगर मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो क्या मुझे वो सैलरी देनी पड़ेगी? आंसर है नो सर, नहीं देनी पड़ेगी। तो नहीं देनी पड़ेगी तो क्या ये 15,000 रुपए मेरे बच जाएंगे क्या? आंसर है यस सर, बच जाएंगे, आपके सेव हो जाएंगे। मतलब आपको, अगर आप कैलकुलेटर वाले बिजनेस पे जाते हो तो आपके 15,000 सेव होंगे। तो भैया आपको बता दूं, जब भी कोई कॉस्ट आपकी सेव होती है या कोई बेनिफिट अचीव होता है तो वो आपके लिए कॉस्ट में से माइनस किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है कि बेनिफिट टू बी अचीव्ड। अचीव्ड वर्ड को मैंने रेड पेन से यूज किया ताकि आप लोग इसको करेक्टली समझ पाए। तो जो बेनिफिट टू बी लॉस्ट था उसको मैंने ऐड किया क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट फॉर्म करेगा। 15 लाख रुपए मेरे को छोड़ने पड़े तो भैया 15 लाख रुपए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ये 15 लाख रुपए मेरा अपॉर्चुनिटी के कारण से गेन हो रहा है। मतलब कि इस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करने के कारण से मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो बेनिफिट अचीव्ड जो है वो माइनस होगा। और सिंपल सी चीज है, कॉस्ट और इधर बेनिफिट, तो कॉस्ट में से बेनिफिट नेट करने के लिए हमेशा कॉस्ट में से बेनिफिट को लेस किया जाएगा। बच्चा बोलता है नहीं सर बेनिफिट में से कॉस्ट को लेस किया जाता है, तो भैया हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, हम यहां प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। वो जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हो ना, तब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करते हो। यहां पर हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो जो कॉस्ट में से आपका कोई बेनिफिट अचीव हो रहा है तो उसको निकालोगे तो आपकी नेट कॉस्ट आएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसी बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट। और आप लोगों से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि यार हम लोग ये पर्टिकुलर ऑफर करना चाहते हैं, इस ऑफर के अंदर हमारी रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, या फिर हमें क्या मिनिमम प्राइस हम कोट कर सकते हैं सामने वाली पार्टी को। मतलब कि किसी का पर्टिकुलर, किसी का भी ऑफर आ रहा है, किसी का कोई जॉब है उसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है, तो किसी भी पर्टिकुलरली कोई भी ऑफर आपके पास आता है तो उनके लिए आपको ये रिलेवेंट कॉस्ट निकालनी है और यही रिलेवेंट कॉस्ट आपके लिए मिनिमम प्राइस होगी। मिनिमम प्राइस का मतलब हो गया ये वो कॉस्ट है कि इससे कम तो मैं नहीं बेचूंगा, इससे कम में मैं नहीं बेचूंगा, तो ये मेरे लिए मिनिमम प्राइस भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पे मेंशन किया है कि दिस इज योर रिलेवेंट कॉस्ट और मिनिमम प्राइस। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं और मिनिमम प्राइस भी कहते हैं। अब पॉइंट आता है, सर ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो इस चैप्टर के यूज कहां कहां आएंगे? तो मैंने कहा भाई साहब सब जगह आएगा ये चैप्टर काम में। कहां कहां आएगा? रिलेवेंट कॉस्ट विल हेल्प यू इन टू कैलकुलेट मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस निकालने में, जो कि हम लोग प्राइसिंग डिसीजन वाले चैप्टर में करते हैं। सेकंड, वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल, तो एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है प्रपोजल, उसमें भी रिलेवेंट कॉस्टिंग काम आता है। सर कैसे काम आएगा? मैंने कहा रिलेवेंट कॉस्ट आती है 1 लाख, अगर हमें ऑफर प्राइस आती है 1,10,000 तो हम कहेंगे कि ऑफर एक्सेप्ट कर लो क्योंकि 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि रिलेवेंट कॉस्ट है 1 लाख, इस डिसीजन के कारण से लगने वाला खर्चा है 1 लाख। अगर हमें 1,10,000 मिल रहा है तो डेफिनेटली हम ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे और 1 लाख से कम मिल रहा है तो ऑफर को रिजेक्ट कर देंगे।
फिर आता है कि वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू ए प्रोडक्ट, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है डिसकंटिन्यू करना है, शटडाउन पॉइंट वाले चैप्टर में किया था हमने, तो आपको याद होगा मैंने शटडाउन पॉइंट के बिल्कुल लास्ट में एक एग्जांपल दिया था गारमेंट शॉप का एग्जांपल दिया था, जिसमें किड्स, लेडीज और जेंट्स वियर वाला एग्जांपल था। तो आपको याद होगा मैंने वहां पर पूरा प्रॉपर्ली उसके इंपैक्ट्स निकाले हैं कि भैया कितना नेट इंपैक्ट आ रहा है, तो वो सारी चीजें हमने उनके ऊपर कैलकुलेट्स की थी और उन्हीं के बेसिस पर हमने डिसीजन लिया था कि यार हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट मीन्स या पर्टिकुलर सेगमेंट किड्स सेगमेंट हमको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। वेदर टू मेक और बाय ए कंपोनेंट, कि हमें एक कंपोनेंट है या मैं यूं कहूं कोई रॉ मटेरियल है वो हमें घर में बनाना है या मार्केट से परचेज करना है, उसके ऊपर भी डिसीजन हम लोग इसी में लेंगे। ये मेक और बाय वाला जो टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस भी करने वाला हूं। टू डिसाइड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन बोलूं या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलूं एक ही बात है, और ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये वाले दोनों पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 हम लोग आपके साथ वहां पर डिस्कस करेंगे। मिनिमम प्राइस वाला प्राइसिंग डिसीजन ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्कशन करेंगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्रपोजल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू वाला जो पोर्शन है वो शटडाउन पॉइंट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन, तो सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन भी अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से रिलेवेंट कॉस्टिंग आपको डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके माइंड में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस बंदे ने यार चीज़ तो बहुत अच्छे से समझाई है, 25 मिनट्स के अंदर इस बंदे ने बहुत अच्छे से समझा दिया, अगर आपको ऐसा लगता हो तो भाई साहब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपका प्यार जरूर दिखाइएगा। बहुत अच्छा लगता है। आज मैं हो सकता है कि आज मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद भी कोई स्टूडेंट इस लेक्चर को देखता है और जब उसका कमेंट आता है ना तो लगता है कि मुझे भी ऐसा फील होता है कि यार मेरे लेक्चर्स अभी भी कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन पे देख रहा है। और कमेंट सेक्शन में आप लोग कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं ये जरूर से मेंशन कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऑल ओवर द कंट्री के डिफरेंट लोकेशंस पर आप लोग देखते हैं तब। चलिए कुछ कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ कॉस्ट की टर्मिनोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन करूंगा सो दैट आप लोगों को आगे चल करके उन टर्मिनोलॉजीज को समझने में इजीली रहे और आप लोग उन सब चीजों को जब क्वेश्चन में वो चीज आए तो आप लोग घबराए नहीं। पहली टर्मिनोलॉजी आती है डिफरेंशियल कॉस्ट। दोस्तों जब हम लोग कोई भी दो प्रपोजल को इवेल्युएट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल कॉस्ट से, जैसा कि नाम से क्लियरली पता चल रहा है डिफरेंट, तो डिफरेंस आप लोगों के लिए है, तो वहां पर आप लोगों के साथ क्या सिनेरियो रहता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं मेरे पास 2 प्रपोजल थे, एफएम वाला प्रपोजल और लैप आपका ये वाला प्रपोजल। अब इसमें ध्यान से रखिए मेरे पास यहां पर बुक का खर्चा आएगा, यहां पर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा आएगा। तो जो बुक का खर्चा है और यहां मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, 2 अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस हैं। दोनों में से जो डिफरेंस कॉस्ट आ रही है दैट विल बी माय डिफरेंशियल कॉस्ट, तो वो मेरी डिफरेंशियल कॉस्ट रहेगी। और अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से मेरी एफएम की क्लास सेल और यहां से कैलकुलेटर की सेल, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कहेंगे, डिफरेंशियल रेवेन्यू कहेंगे। और हम हमेशा क्या चाहेंगे कि भैया जो भी डिफरेंशियल कॉस्ट आ रही है, जो भी डिफरेंशियल कॉस्ट आ रही है और डिफरेंशियल रेवेन्यू है, तो डिफरेंशियल रेवेन्यू जो है वो आपका हमेशा डिफरेंशियल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। डिफरेंशियल रेवेन्यू कॉस्ट से मतलब क्या हुआ, सपोज से मेरी बुक के अंदर कॉस्ट आती थी 3 लाख, मेरा यहां पर कॉस्ट आती है 4 लाख, तो मेरे लिए डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी हो गई, 1 लाख। मतलब कि अगर मैं कैलकुलेटर बनाने का काम करता हूं तो मेरा 1 लाख रुपए से खर्चा बढ़ जाएगा। यहां पर सेल आती थी लेट्स से 20 लाख, यहां पे सेल आ रही है 25 लाख, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 लाख की जगह 25 लाख की सेल आ रही है, दैट मींस 5 लाख रुपए की डिफरेंशियल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। 5 लाख का डिफरेंशियल रेवेन्यू, 1 लाख रुपए की डिफरेंशियल कॉस्ट, तो मैं कह सकता हूं कि यार मेरे को प्रॉफिट ही होगा क्योंकि 4 लाख रुपए से मेरा डिफरेंशियल रेवेन्यू ज्यादा है। ये आप लोगों के काम आता है जब आप डिफरेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर कोई भी डिसीजन बनाते हैं तब, तो यू विल ऑलवेज टेक अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कि डिफरेंशियल रेवेन्यू शुड बी मोर देन डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या कहता है, ध्यान से देख लेते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट मींस द डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस है किसमें, बिटवीन 2 एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। 2 ऑप्शन आप लेकर के चल रहे हैं, उन दोनों एक्शन में जो भी डिफरेंस आ रहा है एक्सेप्टेबल कोर्स ऑफ एक्शन में, द ऑल्टरनेटिव एक्शन में अराइज। ऑल्टरनेटिव एक्शन कैसे आ सकता है, ड्यू टू चेंज इन सेल्स क्वांटिटी, हो सकता है सेल्स क्वांटिटी में कोई चेंज हो, इसके कारण से कॉस्ट बढ़ रही हो, ड्यू टू चेंज इन प्राइस है उसके कारण से रेवेन्यू बढ़ रहा हो, ड्यू टू प्रोडक्ट मिक्स के कारण से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट मिक्सचर कैसा बन रहा है उसके कारण से, और एक्शन सच एज मेक और बाय, हो सकता है कि भैया यहां पर आप मेक कर रहे हो यहां आप बाय कर रहे हो, तो उनके कारण से भी डिफरेंशियल कॉस्ट अराइज हो सकती है।
टू टेक एनी डिसीजन डिफरेंशियल कॉस्ट विल बी कंपेयर्ड विद डिफरेंशियल रेवेन्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। रेवेन्यू ज्यादा है तो भैया एक्सेप्ट करो, रेवेन्यू अगर कम है तो रिजेक्ट कर दो। तो अगर डिफरेंशियल कॉस्ट मोर देन है, अगर डिफरेंशियल कॉस्ट ज्यादा है तो रिजेक्ट, और डिफरेंशियल कॉस्ट कम है तो एक्सेप्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे अभी 15 लाख बताया, सेम वही चीज। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस प्रॉफिट फॉरगॉन फॉर सेकंड बेस्ट ऑप्शन, जो भी आपका था उसके लिए जो आपने प्रॉफिट फॉरगॉन किया वो। अवॉइडेबल कॉस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शटडाउन पॉइंट वाले टॉपिक के अंदर। आपको याद होगा कि मैं शेफ की सैलरी अवॉइड कर सकता था, दैट इज योर अवॉइडेबल कॉस्ट। तो अवॉइडेबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो कि आप पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के कारण से अवॉइड कर सकते हो। तो अवॉइड कर सकते हो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? अवॉइडेबल कॉस्ट कहलाएगा। जैसे अभी मैंने बताया कि 15,000 टेक्निकल स्टाफ को देता हूं, लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा तो मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज माई अवॉइडेबल कॉस्ट। क्लियर है? कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड होली और पार्टली बाय डिसीजन बाय चूजिंग वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। एक ऑल्टरनेटिव को अगर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव पर प्रेफरेंस देते हो तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और टेक्निकल स्टाफ की जब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? देन सच कॉस्ट विल बी नोन एज अवॉइडेबल कॉस्ट। और ऑब्वियस सी बात है कि जब दो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर अगर कोई कॉस्ट चेंज होती है तो डेफिनेटली दैट विल बी रिलेवेंट फॉर एनी डिसीजन, तो रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। देन आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज को रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस करना का मतलब है, लेट्स से मुझे मेरे ऑफिस के अंदर एक कैलकुलेटर पड़ा तो है, लेकिन यार ये मेरे पास में कैलकुलेटर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेटर बिना तो मैं क्लास ही नहीं कर सकता, तो मुझे नया कैलकुलेटर लेके आना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर नया कैलकुलेटर परचेज करना पड़ेगा। तो वो जो परचेज कॉस्ट है वो मेरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाएगी। तो सेम वही आपके लिए डेफिनेटली रिलेवेंट है, वो आपके लिए रिलेवेंट रहेगी। ठीक है? तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन्स कॉस्ट एट विच वी में परचेज एनी मटेरियल या मशीन फ्रॉम मार्केट, दिस विल बी रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। देन आता है इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट है, वैसे तो ये सारी कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन में पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में शुरुआती इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर्स में डिस्कशन कर लेता हूँ, बट मैं हमेशा से बताता हूँ कि मैं सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट को यही मान के चलता हूँ कि उन्होंने इंटर नहीं पढ़ा। ऑल्दो बिना पढ़े नहीं आ सकते, बट फिर भी मैं यही मान के चलता हूँ कि उन्होंने इंटर नहीं पढ़ा, तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों को ट्रीट करते हुए चलता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कई बार हमारे गैप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इंटर फाइनल में, तो इस कारण से हम लोगों को इंटर का याद नहीं रहता। सर इंटर छोड़ो, हमको कल क्या पढ़ा था वही याद नहीं रहता, उसकी तो बात आप बिल्कुल भूल जाओ इंटर का। तो ऐसा होता है। बात कर लेते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट का। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, तुम्हारा भाई का आशुतोष लाटा का एक ना प्लॉट है, क्या है? एक प्लॉट है। उस प्लॉट पे ना अपन ने टिन शेड वगैरह लगा करके प्रॉपरली एक वो बना रखा है, मतलब अपन ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर्ड, आपका एक स्ट्रक्चर बना रखा है। उस स्ट्रक्चर के अंदर हमारा प्लांट डाल सकते हैं अगर हमको ये बनाना है तो। हमने पूरा प्रॉपरली स्ट्रक्चर वगैरह तैयार है। आपने अगर देखे हो तो कुछ ऐसे होते हैं 200 300 400 गज के घर होते हैं, और उनके अंदर ना लोहे का वो होता है, अपने टिन शेड का टाइप का, वो पूरा प्रॉपरली आपका स्ट्रक्चर बना होता है। वो आपको बिल्कुल लोहे के पाइप के ऊपर ही बना होता है, तो बिल्कुल प्रॉपरली सेट होता है वो, बिल्कुल काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ऊपर से पूरा छत से कवर वगैरह सारा रहता है। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास वो खुद की ही जमीन है, मतलब खुद की लैंड है, और उस पर मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है। अगर मैं मेरी खुद की फैक्ट्री नहीं डालूंगा मैन्युफैक्चरिंग की, तो क्या मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूं? आंसर है यस सर, कर सकते हो। और क्या मैं उसको रेंट आउट करूंगा तो मुझे रेंट आएगा? आंसर है यस सर। ऑब्वियस सी बात है, रेंट आउट करोगे तो पैसा तो आएगा ही, रेंट पे दोगे तो रेंट आएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो क्या वो मुझे रेंट आ पाएगा? आंसर है नो, नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केस में जो रेंट की कॉस्ट है वो क्या है? दैट इज योर इम्प्यूटेड कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास खुद के पास अगर खुद की लैंड नहीं होती तो मुझे कहीं ना कहीं किराए पे लेना पड़ता ना, मुझे कहीं ना कहीं किराए पे लेना पड़ता। मुझे कोई ना कोई एरिया चाहिए था जहां पर मुझे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट मेरे को डालना है, तो भैया मेरे को मेरा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो भैया मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेंट देना पड़ता। लेकिन मेरे पास तो क्या है ना, खुद की ज़मीन थी, खुद का स्ट्रक्चर बना हुआ था, तो मुझे रेंट नहीं देना। तो दोस्तों ऐसे केस में जो रेंट मुझे नहीं देना पड़ा ना, स्टिल चाहे मुझे देना पड़ा चाहे नहीं देना पड़ा, स्टिल ये मेरे लिए इम्प्यूटेड कॉस्ट मानी जाएगी। इम्प्यूटेड कॉस्ट का मतलब हो गया ऑल्दो हमारी पॉकेट से कुछ भी नहीं लग रहा है, बट स्टिल वो आपके लिए ट्रीट किया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल,
आपने क्या किया, मैंने मेरा LPA लाटा प्रोफेशनल एकेडमी से पैसा कमाया, पैसा कमा करके मेरे पास 50 लाख रुपए की सेविंग है। अब वो 50 लाख रुपए की सेविंग को मैंने क्या किया कि इसके प्लांट को बनाने में, इसके प्लांट के अंदर मशीनरियाँ लाने में, इन सब चीज़ों में मैंने वो 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 50 लाख रुपए मैंने खर्च किए हैं, क्या इस 50 लाख रुपए के खर्च को अगर मैं कहीं पर भी इन्वेस्ट करता, म्यूचुअल फंड में डालता, इक्विटी में डालता या किसी को इंटरेस्ट पर देता, तो मुझे डेफिनेटली कुछ इनकम होती, कुछ इनकम जनरेट होती। लेकिन वो 50 लाख रुपए मैं यहाँ पर मैंने अगर डाल दिए तो क्या वो मुझे इनकम हो सकती है? आंसर है नो। या मैं यूं कहूँ कि मेरे पास 50 लाख रुपए है ही नहीं, तो मुझे किसी ना किसी से वो 50 लाख रुपए लेने पड़ते उधार। अब लेने पड़ते तो डेफिनेटली मुझे उसको एज एन कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट मुझे देना पड़ता। तो दोस्तों ये जो फाइनेंशियल चार्जेस है ना, दैट मीन्स ये जो इंटरेस्ट के खर्चे हैं जो मुझे देने पड़ते अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो ये भी आप लोगों के लिए इंप्यूटेड कॉस्ट है। दैट मीन्स आप लोगों के रियल में तो आपके पॉकेट से नहीं लग रहा, बट आप लोगों के लगते अगर आपके पास फंड नहीं होता तो इसके लिए ये जो कॉस्ट है ये भी आप लोगों के लिए चार्ज की जाएगी। इसे हम इंप्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। क्या लिखा है आशुतोष सर ने, देख लेते हैं। सम कॉस्ट आर नोशनल इन नेचर विच आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअल में इनकर्ड नहीं हुई है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नोशनल रेंट एक्सेट्रा, बट वी विल कंसिडर इट एज रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन हम रिलेवेंट मानेंगे डिसीजन मेकिंग में। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इंटर में कैसा पढ़ा है कैसा नहीं पढ़ा है, बट मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोगों को इंप्यूटेड कॉस्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है। देन उसके बाद में आता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर आता है इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट कॉस्ट का मतलब जस्ट अपोजिट टू द रिलेवेंट, दैट मीन्स कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट नहीं है या जिसका डिसीजन लेने के कारण से कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, इररिलेवेंट कॉस्ट कहलाती है। देन आती है संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। संक कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है प्योरली पास्ट से रिलेटेड कॉस्ट। जैसे कि आपने पास्ट में कोई मशीनरी खरीदी थी, उसका डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो डेप्रिसिएशन आप अगर चाहे डिसीजन लोगे तो भी लगेगा, नहीं लोगे तो भी लगेगा, ठीक है ना। तो दैट विल बी योर संक कॉस्ट। या मैं यूं कहूं कोई मशीनरी मैं ऑलरेडी पास्ट में खरीद चुका हूं, या मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को 2 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका हूं, तो दैट इज योर संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है डूबी हुई लागत। डूबी हुई लागत का मतलब जो ऑलरेडी डूब चुकी है, दैट मीन जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है जी। तो संक कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर आइदर ऑलरेडी इनकर्ड, या तो ऑलरेडी इनकर्ड होगी पास्ट में, या फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑलरेडी डिसाइडेड होगा। दैट इज अमाउंट विल हैव टू पे वेदर ऑफर एक्सेप्ट करो चाहे रिजेक्ट करो, अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। सच कॉस्ट ऑल्सो नोन एज कमिटेड कॉस्ट, उसको आप कमिटेड कॉस्ट भी कह सकते हो। कौन सी वाली? फ्यूचर ऑब्लिगेशन वाली कॉस्ट को कमिटेड कॉस्ट। तो इफ एनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज सेम इन ऑल ऑल्टरनेटिव देन सच कॉस्ट विल बी ट्रीटेड एज इररिलेवेंट। और अगर कोई 2 या 2 से अधिक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर अगर कोई कॉस्ट सेम पाई जाती है तो वो आप लोगों के लिए इररिलेवेंट होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं ले रहा हूँ 1 सेकंड का ब्रेक, फुल स्क्रीन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट ए सेकंड। चलिए हो गया 1 सेकंड का ब्रेक। चलो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। जो भी आपके कॉस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, मतलब मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, उनका सबके बारे में चर्चा करेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रॉपर्ली एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में आप लोगों का पूरा मटेरियल वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरा का पूरा डिस्कस हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पता है पहले मैं खुद से कोई चीज़ समझाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको अपनी बुक के ऊपर लेकर के आऊँगा। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ मटेरियल की, तो होगा क्या, आप कोई भी प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हो। सपोज से मेरा प्लास्टिक का ऑलरेडी बिजनेस है, मेरे पास प्लास्टिक का कोई भी आइटम मैं बनाता हूँ। लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी कभी मैं रिमोट बना लेता हूँ, कभी कैलकुलेटर बना लेता हूँ, तो मतलब मेरे पास n नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं जिनमें मैं प्लास्टिक यूज़ करता हूँ। अब मेरे पास एक प्रपोजल आता है और प्रपोजल के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरे को कैलकुलेटर बना करके देना है। अब कैलकुलेटर बना के देना है तो आपको पता है कैलकुलेटर में लगता है प्लास्टिक। अब वो प्लास्टिक के बारे में मैंने क्या किया, मैंने हैंड टू हैंड मेरे स्टोर मैनेजर को बुलाया और स्टोर मैनेजर से पूछा कि भैया प्लास्टिक कितना अवेलेबल है हमारे पास। तो या पहला क्वेश्चन तो क्या होगा कि प्लास्टिक अवेलेबल भी है कि नहीं है। क्या प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है? उसका जवाब क्या होगा, या तो हाँ सर अवेलेबल है, या सर नहीं सर अवेलेबल नहीं है।
इन दोनों के अलावा कोई उनका आंसर होगा क्या कि आपका पास यहां पर अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, ऐसा कुछ होगा क्या? आंसर है नो। उनके इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अवेलेबल नहीं है, तो नहीं है तो आपको यहीं से समझ में आ गया कि अगर मुझे कैलकुलेटर का ऑफर एक्सेप्ट करना है तो मेरे पास किसी भी तरह का प्लास्टिक मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल नहीं है दैट मीन्स मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। और जब परचेज करना पड़ेगा तो जो भी मेरी परचेज की कॉस्ट आएगी दैट विल बी रिलेवेंट कॉस्ट फॉर मी, दैट विल बी रिलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। एक उन्होंने कहा कि हाँ जी सर प्लास्टिक हमारे पास अवेलेबल है। अब अवेलेबल है तो मैं उनसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि क्या मेरा प्लास्टिक जो है, क्या मेरा प्लास्टिक, जस्ट ए सेकेंड, मैं एक बार टीम को मेरा फ़ोन हैंड ओवर कर देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, आप लोग होल्ड करेंगे। तो फ़ोन कर दिया हमने हैंड ओवर। अब देखिएगा, तो मैंने उनसे क्या पूछा, क्या आपके पास अवेलेबल है? उन्होंने कहा हाँ सर अवेलेबल है। अवेलेबल है तो मैंने उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, क्या जो आपके पास अवेलेबल है, भैया पैन साहब आप क्यों नहीं चल रहे हो, क्या आपके पास अवेलेबल है, क्या वो आपके यहाँ रेगुलरली यूज आ रहा है? अब रेगुलरली यूज का मतलब ये है दोस्तों कि वो क्या है, हमारे पास प्लास्टिक का हमारा मेन काम है साहब ये रिमोट बनाने का, ठीक है, रिमोट दिख रहा है आपको, ये रिमोट में भी प्लास्टिक लगता है, तो हमारा मेन काम है सपोज से रिमोट बनाने का। तो मैंने उनसे पूछा कि प्लास्टिक अवेलेबल तो है लेकिन क्या रेगुलरली यूज हो रहा है? तो उन्होंने कहा, क्या जवाब होगा? या तो रेगुलरली यूज हो रहा है और या तो रेगुलरली यूज नहीं हो रहा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास प्लास्टिक अवेलेबल है बट वो रेगुलर यूज हो रहा है यहां पर, तो अगर कल को सपोज से मेरे पास 100 किलो प्लास्टिक पड़ा भी है और मैंने वो 100 किलो प्लास्टिक अगर कैलकुलेटर बनाने में यूज ले लिया, तो मुझे रिमोट के लिए प्लास्टिक परचेज करना पड़ेगा। और अगर मैं प्लास्टिक रेगुलरली यहीं यूज कर रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे पास इसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है लेकिन उसका रेगुलरली यूज है, तो भैया आपको उसको परचेज ही करना पड़ेगा, आपको उसको परचेज ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके बिजनेस के लिए वो परचेज कॉस्ट जो रहेगी वही परचेज कॉस्ट ही आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला वापस से सुन लीजिए, आपके पास मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, यस। क्या उसका रेगुलर यूज है? आंसर है यस। तो फिर उससे पूछेंगे कि भैया अगर रेगुलरली यूज है तो भैया जाकर के मार्केट से परचेज कर लो, क्योंकि रेगुलरली यूज है तो ये वाला बंदा क्या कहेगा कि साहब प्लास्टिक चाहिए रिमोट बनाने के लिए, आप वाले को नहीं दूंगा प्लास्टिक, और नहीं देगा तो भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा? बाहर से ही परचेज करना पड़ेगा। ये तो हो गई इसकी बात। लेकिन रेगुलरली यूज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक अवेलेबल है बट रेगुलर यूज नहीं है। अब रेगुलर यूज नहीं होगा तो क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, कोई सामान आपके घर में है, आप खुद सोच के देखो ना यार, आपके पास कोई घर में सामान रखा है और उसका घर में कोई यूज नहीं है, तो आप क्या करोगे? सब बेच देंगे, सिंपल है। ऐसा ही करते हो ना। मतलब अगर आपके घर में आप बात करो, घर में न्यूज़पेपर सबके आता है, न्यूज़पेपर आता है, जिस दिन आता है उस दिन हम लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ लेते हैं, अगले दिन क्या करते हैं? उसको पटक देते हैं। और उसको एक दिन आता है जब वो बाहर से स्क्रैप वाला आवाज लगाता है, 15 रुपए किलो रद्दी लोहे वाला, 15 रुपए किलो के अंदर अखबार ले रहा है, तो आप क्या करते हो? सारे पेपर्स को इकट्ठा करके उसको बेच देते हो, और उसके एवज में वो आपको क्या देता है? कुछ पैसा देता है। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? रीसेल प्राइस। क्या बोलते हैं? रीसेल प्राइस। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, आपके पास जो न्यूज़पेपर है क्या आपके पास स्टॉक में है? आंसर है यस। क्या उसका कोई रेगुलर यूज है? आंसर है नो। तो आप क्या करोगे? रीसेल करोगे। लेकिन कल को सपोज से आपके पड़ोस में एक बंदा रहता है और वो पड़ोस का बंदा कहता है कि अरे यार भाई साहब
मेरा ना कोई बिजनेस है, उसके अंदर मैं ना ये न्यूज़पेपर जो है ना मैं रिसाइकल करता हूँ और रिसाइकल करके उसके पेपर को निकालता हूँ करके, तो आप मुझे न्यूज़पेपर दे दोगे क्या? तो मैं क्या कहूँगा, वाह मेरे भाई, मतलब तुम्हारा तो बिजनेस है, तुम न्यूज़पेपर को रिसाइकल करते हो, तुम उससे कमाओगे, तो फिर हम यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं, फिर हम क्या करें? तो हमको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करने का है। आप ये सोच के देखो, चाहे कितना ही अच्छा पड़ोसी हो, चाहे कितना ही कुछ हो, हम हमारा लॉस करेंगे क्या? आंसर है नो। अगर हमारे घर में 100 किलो न्यूज़पेपर पड़ा है, कितना दोस्तों, 100 kg, और उससे 15 रुपये मिलते हैं, तो भैया 100 किलो से 1500 रुपये मिलेंगे। पड़ोसी आके कहता है कि साहब मेरे को दे दो, तो हम क्या कहेंगे, भाई आप कोई रिश्तेदार हो, कोई क्या हो, हम तो रिश्तेदारों को भी नहीं बकसते वैसे तो, है ना, पैसे के मामले में। जहां पर पैसा आ गया ना, वहां पर कोई नहीं है भैया सगा। तो ये जो 1500 रुपये है ना, आप दे दो, सिंपल। तो अगर कल को मेरा पड़ोसी न्यूज़पेपर लेकर के जाता है, तो मैं क्या कहूंगा, भैया मेरे को तो देखो, मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं इसको बेच सकता हूं, 1500 रुपये मिलेंगे, 1500 आप दे दो, मैं आपको दे दूंगा, सिंपल है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। प्लास्टिक आपके यहां पर अवेलेबल है? आंसर है यस सर अवेलेबल है। क्या रेगुलरली यूज है? आंसर है नो सर रेगुलरली यूज नहीं है। तो रेगुलरली अगर यूज नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको सेल करोगे, और सेल करने से जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल करने से 1500 रुपए मिलते। आप सोच के देखो, आपके पास घर में प्लास्टिक रखा है, आपके कोई यूज आता है? नो। अगर कैलकुलेटर बनाने का प्रपोजल आएगा तो आप क्या कहोगे, अरे यार कैलकुलेटर बनाओगे तो हम जो रद्दी लोहे वाले को दे सकते थे, स्क्रैप वाले को दे सकते थे, उसको नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो 1500 रुपए जो हमारे को मिलते वो नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों ध्यान से सोचने की, इसको ना ऊपर वाले माले को यूज लेने का है। वैसे बहुत ईजी है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। घर के अंदर एग्जाम्पल क्रिएट करो, आपके घर में प्लास्टिक पड़ा है, उस प्लास्टिक को अगर आप बाहर बेचते आपको 1500 रुपए मिलते। अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लगाओगे तो क्या वो 1500 रुपए मिल पाएंगे? आंसर है नो। तो वो जो 1500 रुपए आपको मिल सकते थे, दैट इज योर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस फॉर्म में होगी? रीसेल प्राइस के फॉर्म में। तो अगर कोई आपका स्टॉक आपके पास अवेलेबल है बट वो रेगुलरली यूज नहीं है, तो जो रीसेल प्राइस होगी 1500 रुपए, वो आपके लिए क्या होगी? रिलेवेंट कॉस्ट होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक में कोई भी डाउट नहीं है। कई बार क्वेश्चन ना आपको ये बोल देता है कि हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, रेगुलरली यूज भी नहीं है। रेगुलरली यूज नहीं है, इसमें यूज नहीं होता, लेकिन ना हम इसको एज एन ऑल्टरनेटिवली, हम एज ए सब्सटीट्यूट मटेरियल के तौर पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पर, मैं आपको बताऊं, मेरे पास यहां पर एक और आइटम रखा हुआ है, ईयरबड्स रखे हैं, ठीक है। अब ये प्लास्टिक जो ईयरबड्स में यूज होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्लास्टिक यूज होता है। इसमें जो प्लास्टिक यूज होता है वो हार्ड प्लास्टिक यूज होता है। हम इसके लिए, हमारे पास मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है? आंसर है यस सर प्लास्टिक अवेलेबल है। क्या रेगुलरली यूज है? नहीं सर, हमारे पास जितनी डिमांड थी हम ऑलरेडी बना चुके हैं रिमोट्स। अब हमारे पास कोई रेगुलर यूज नहीं है। रेगुलर यूज नहीं है, लेकिन क्या उसका कोई सब्सटीट्यूट यूज है? आंसर है यस सर, हम उससे ईयरबड्स बना सकते हैं। अब ईयरबड्स बना सकते हो तो, लेकिन क्या वो हार्ड प्लास्टिक यूज होगा क्या? आंसर है नो सर, हार्ड प्लास्टिक तो यूज नहीं होगा। तो क्या होगा सर, उसको थोड़ा पिघला करके उसको थोड़ा सॉफ्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ खर्चा लगेगा। आंसर है यस लगेगा। उससे लेकिन होगा क्या सर? उससे ये फायदा होगा कि हमको जो इस ईयरबड्स को बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए था? प्लास्टिक खरीदना पड़ता। वो प्लास्टिक आता से 10,000 रुपए का। तो हम इस पर्टिकुलर प्लास्टिक को, दैट मीन्स ये वाला जो हार्ड प्लास्टिक है, इसको अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दें तो हम ये 10,000 रुपए बचा सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैं क्या करता, मेरे पास इसका एक सब्सटीट्यूट यूज है, इसे बोलेंगे सब्सटीट्यूट यूज। अब सब्सटीट्यूट यूज क्या है कि मैं इसके लिए ईयरबड्स बना सकता हूं, लेकिन ईयरबड्स में क्या होगा, ईयरबड्स में जो प्लास्टिक यूज होता है ना, उसके अंदर वो प्लास्टिक मेरे को क्या करना पड़ेगा? ईयरबड्स के लिए 10,000 का मैं खरीदने का प्लान कर रहा था, तो हमने कहा यार आपके पास हार्ड प्लास्टिक पड़ा है, उसमें 2,000 रुपए का खर्चा लगा दो, आपका काम हो जाएगा। 2,000 रुपए का खर्चा लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैं ईयरबड्स के अंदर 10,000 रुपए खर्च करता हूं, उसकी जगह 2,000 रुपए में ही काम हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट यूज करता तो मैं 8,000 रुपये मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बचा पा रहा था। क्या कर पा रहा था? 8,000 रुपये बचा पा रहा था। लेकिन अगर इसको कैलकुलेटर में यूज करोगे तो 8,000 रुपये बचा पाओगे क्या? आंसर है नो। तो ऐसे केस में आपके लिए क्या होगा? ये जो 8,000 रुपये है, ये 8,000 रुपये आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटर। अगेन वापस से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में प्लास्टिक अवेलेबल है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लास्टिक अवेलेबल है, उसका कोई भी रेगुलर यूज नहीं है, लेकिन उसे एज ए सब्सटीट्यूट यूज किया जा सकता है ईयरबड्स को बनाने में। ईयरबड्स को बनाने में उसको एज ए सब्सटीट्यूट यूज किया जा सकता है। अब लेकिन उसको सब्सटीट्यूट यूज करने के लिए उसको थोड़ा सॉफ्ट प्लास्टिक बनाना होगा और सॉफ्ट प्लास्टिक करने के लिए 2,000 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर मैं यूं कहूं कि मैं तो इसको नहीं बनाऊंगा सॉफ्ट प्लास्टिक, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 रुपये में बाहर से खरीदना पड़ेगा सॉफ्ट प्लास्टिक। तो 10,000 रुपये में ऑर्गेनाइजेशन बाहर से सॉफ्ट प्लास्टिक खरीदे, वो बेनिफिशियबल है, या 2,000 रुपये हमारे पास जो प्लास्टिक पड़ा है उसी को ट्रांसफॉर्म कर दें सॉफ्ट प्लास्टिक बनाने में? ऑब्वियस सी बात है कि 2,000 रुपये में ट्रांसफॉर्म अगर हो सकता है तो 2,000 रुपये ही खर्च करेंगे ना सर, 10,000 क्यों खर्च करेंगे? तो इन शॉर्ट 2,000 रुपये खर्च करके 10,000 रुपये बचा सकते हैं। तो नेट कितना बचा सकते हैं सर? नेट सेव कर सकते हैं 8,000 रुपये। अब मुझे एक चीज बताओ, ये हम सब्सटीट्यूट यूज कर सकते थे लेकिन नया प्रपोजल आ गया, अगर वो हार्ड प्लास्टिक मैं इस जगह यूज करूंगा तो मुझे एक चीज बताओ, ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सर जो प्रॉफिट हो सकता था 8,000 का वो नहीं होगा, और जो प्रॉफिट हो सकता था और वो नहीं होगा, तो वो 8,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएगी? रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं अब क्लियर होगा। तो अल्टीमेटली अगर कोई प्लास्टिक आपके पास, कोई भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, रेगुलर यूज नहीं है, तो रीसेल प्राइस आपके लिए रिलेवेंट होगी। लेकिन दूसरा ऑप्शन, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट यूज भी है, सब्स्टिट्यूट यूज अवेलेबल है। कई बार बच्चा बोलता है सर रीसेल प्राइस भी दे दियो और सब्स्टिट्यूट भी दे दिया तो क्या करें? तो भैया दोनों का देखो, रीसेल प्राइस आ रही है 2,000 रुपये, सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है 8,000 रुपये, तो हम कौन सा यूज करते? सर हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करते। दोनों में से आप उस पोजीशन पे ले जाओ जब भूल जाओ कि आप कैलकुलेटर का कोई माइंड में भी है, कैलकुलेटर नहीं है तो आपके पास क्या ऑप्शन थे? आपके पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं उसको रीसेल कर दूं 2,000 रुपये में, या एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करके 8,000 बचा लूं। तो भाई साहब मैं 2,000 में बेचूंगा या 8,000 रुपये बचाऊंगा? मैं 8,000 बचाऊंगा। ऑब्वियस बात है, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो करूंगा। अब इस बेस्ट ऑप्शन को मुझे छोड़ना पड़ेगा अगर मैं कैलकुलेटर बनाता हूं तो ये 8,000 रुपये आपके लिए क्या हो जाएगी? रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि आपके पास स्टॉक में मटेरियल अवेलेबल है, कोई भी रेगुलर यूज नहीं है, लेकिन जो स्टॉक है वो आपका टॉक्सिक नेचर का है। सर टॉक्सिक नेचर से क्या मतलब है? टॉक्सिक नेचर से मतलब है कि वो आपकी इंडस्ट्री जिस भी लोकेशन पे है या आपके लोग जहां काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है, उनकी बॉडी के लिए। तो ऐसे केस में अगर कोई स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, उसका कोई रेगुलर यूज नहीं है और वो बल्कि टॉक्सिक नेचर का है, तो इवन टॉक्सिक नेचर के मटेरियल को आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा समय तक रखोगे क्या? आंसर है नो सर, नहीं रख सकता। नहीं रख सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर इसको टॉक्सिक नेचर को आप क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ करके आएंगे। आपको इसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और डिस्पोज ऑफ करके आना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन से बहुत दूर, कोई 10, 20, 50 किलोमीटर वाले एरिया में, कोई रिमोट एरिया जहां पर कोई भी आता जाता नहीं, वहां डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, लेकिन डिस्पोज ऑफ करोगे तो एक गाड़ी जाएगी, उसके अंदर सामान को लोड किया जाएगा और वो वहां जाके अनलोड करेगा। इस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस में कुछ खर्चा लगेगा क्या? आंसर है यस सर, 5,000 रुपये का खर्चा लगेगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये टॉक्सिक नेचर का है, लेकिन ये टॉक्सिक कब है? जब ये किसी भी दूसरे प्रोडक्ट में यूज नहीं होगा, तो मतलब कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा रहेगा तो टॉक्सिक है। अगर किसी प्रोडक्ट में यूज हो जाएगा तो ये टॉक्सिक नहीं है। दैट मीन्स सपोज से इस कैलकुलेटर में यूज हो सकता है, और कैलकुलेटर में एक बार लग गया तो लाइफ झिंगा लाला है, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा? सर ये जो 5,000 रुपए का आपका एक्सपेंस लगता ना डिस्पोजल का, वो क्या मेरा सेव हो जाएगा क्या? आंसर है यस सर।
तो इसका मतलब अगर मैं कैलकुलेटर नहीं बनाता तो मेरा 5,000 का खर्चा लगता, और अब अगर मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं तो ये 5,000 का खर्चा मेरा बच जाएगा, दैट मीन सेव हो जाएगा। तो ऐसे केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो 5,000 रुपए है ना, ये आपके कॉस्ट कैलकुलेट करते समय माइनस में आएंगे, दैट मीन्स इसे एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। फॉर मोर एट डिटेल आप लोग इसके ऊपर एक रील जाकर के देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक रील हमारे इंस्टाग्राम पर अपलोड की हुई है, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी वहां पर भी आ जाएगी, विद एग्जांपल बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है वहां पर भी। तो अल्टीमेटली आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो रहेगा आप लोगों के लिए। आपके पास अगेन अब कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, उन सारे पॉइंटों के ऊपर फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं हमारे इस चार्ट में। तो चार्ट कहता है कि पहला सबसे पहले पूछा जाएगा क्या मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, तो आंसर होगा या तो यस या तो नो। अगर आंसर होता है नो तो हम क्या कहेंगे, वी नीड टू परचेज फ्रॉम मार्केट फॉर स्पेशल ऑर्डर, कोई भी स्पेशल ऑर्डर होगा उसके लिए हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली मार्केट प्राइस या रिप्लेसमेंट कॉस्ट विल बी रिलेवेंट कॉस्ट। मार्केट प्राइस और रिप्लेसमेंट प्राइस क्यों बोला, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको मार्केट प्राइस के नाम से दे सकता है और कई बार रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से दे सकता है, बोथ आर सेम थिंग, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, तो उसको हम लोग रिलेवेंट मानेंगे। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मटेरियल अवेलेबल है स्टॉक में, आंसर है यस, तो उनसे वापस पूछा जाएगा इज अवेलेबल मटेरियल रेगुलरली इन यूज है, क्या आपके बिजनेस में रेगुलरली यूज है, तो उनका जवाब होगा या तो नो या होगा यस। अगर वो बोलते हैं रेगुलरली यूज है, आपको पता है मैंने बताया था कि प्लास्टिक तो अवेलेबल है बट वो रेगुलरली यूज होता है रिमोट बनाने में, अब रिमोट बनाने में रेगुलरली यूज होगा तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तो जो परचेज प्राइस होगी वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगी। लेकिन अगर रेगुलरली यूज नहीं है तो उसके केस में 3 केस होंगे। क्या आपके पास रेगुलरली यूज नहीं है तो आप उसको बेच दोगे, नो यूज हैंस वी मे सेल इट, देन रियलाइजेबल वैल्यू जो रहेगी वो रिलेवेंट कॉस्ट रहेगी। लेकिन हम लोग के पास रियलाइजेबल नहीं, हमारे पास कोई सब्सटीट्यूट है, तो आप देखेंगे नो रेगुलर यूज बट कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट, कि रेगुलरली यूज नहीं है लेकिन उसे एज ए सब्सटीट्यूट यूज कर सकते हैं। देन सेविंग ऑफ कॉस्ट इन सब्सटीट्यूट यूज, तो जो सब्सटीट्यूट यूज में सेविंग हुई थी ना कि 10,000 रुपए लगते, 2,000 रुपए हमारा खर्चा लग करके भी हमने 8,000 रुपए बचा लिए, तो वो जो 8,000 की सेविंग है ना दैट विल बी योर रिलेवेंट कॉस्ट, तो वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तीसरा एंड द लास्ट वन आपका टॉक्सिक वाला, इन केस मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक इज हैविंग नो रेगुलर यूज, कोई रेगुलर यूज नहीं है, एंड स्टॉक इज टॉक्सिक इन नेचर, और बल्कि वो तो टॉक्सिक है नेचर में, तो सेविंग ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट जो है ना दैट विल बी रिलेवेंट सिंस इट इज सेविंग, क्योंकि ये सेविंग है, हैंस दिस विल बी ट्रीटेड एज इनकम, तो इसे हम एज ए इनकम ट्रीट करेंगे। उम्मीद करता हूं क्लियर है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर हमने मेंशन की है। इन सारे नोट्स को अगर आपने बुक मंगाई होगी या आपने ऐप में देख रहे होंगे तो आपको ये सारे नोट्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो स्टॉक मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक है उसका कोई यूज़ नहीं है, तो ऐसे केस में डायरेक्टली ना बता करके क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि उसको ऑब्सोलीट मटेरियल बता दे कि मटेरियल ए इज ऑब्सोलीट मटेरियल, तो ऑब्सोलीट मटेरियल का मतलब है कि मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक बट नो यूज, तो उसको चाहे ऑब्सोलीट बोल दे, चाहे नॉन मूविंग बोल दे या स्लो मूविंग बोल दे। और जो रेगुलरली इन यू रिक्वायर्ड मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए परचेज प्राइस, और अगर कोई मटेरियल अवेलेबल है और वो रेगुलरली इन यूज है तो उसे फास्ट मूविंग मटेरियल क्वेश्चन में बोल सकता है। अगर कल को कोई बोले ना फास्ट मूविंग मटेरियल है तो ध्यान रखिएगा फास्ट मूविंग मटेरियल का मतलब है मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक एंड रेगुलर इन यूज। फास्ट मूविंग तभी होगा भैया, कोई भी प्लास्टिक है आपका रेगुलरली यूज हो रहा है तभी वो फास्ट मूव होता जाएगा कि भैया आया लगा तो फास्टली मूव हो रहा है, दैट मीन्स वो रेगुलर इन यूज है। अगर आपके पास टॉक्सिक नेचर का है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया, तो ये आप लोगों के लिए रिलेवेंट कॉस्ट रहेगी, एज एन इनकम ट्रीट करेंगे या कॉस्ट में नेगेटिव साइन डाल करके इसको लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट वन आपके पास आता है सब्सटीट्यूट वाला, तो सब्सटीट्यूट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये वाला पोर्शन हो जाएगा कंप्लीट। अब आ जाएगा आपका लेबर वाले पोर्शन पे आते हैं। तो लेबर वाले पोर्शन के अंदर तो भाई साहब बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है, आप लोगों को क्या चाहिए वही आप लोगों के लिए देखने का है। अब क्या होता है ना कि कई बार हमारे पास 2 तरह का सिनेरियो होता है, हमें पर्टिकुलरली कोई काम कराना है आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि भैया मेरे पास ऑलरेडी टेक्निकल टीम का स्टाफ है, बट क्या वो स्टाफ मेरे लिए फिजिबल है, आंसर है नो। तो मुझे अगर कैलकुलेटर बनाना है तो मुझे एक नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा।
नया स्टाफ हायर करूं तो उसे हम कहेंगे कि टेम्परेरी वर्कर या कैजुअल वर्कर या फ्रेश हायरिंग। अगर ऐसा कभी भी कोई वर्ड यूज हो तो ध्यान रखिएगा, दैट मीन्स उसको जो भी पेमेंट होगा ना वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। तो अगर कल को आपको टेम्परेरी या कैजुअल वर्कर लेना हो, क्वेश्चन में दिया हो, तो भैया आपको जो भी एक्चुअल पेमेंट आपने किया है लेबर का वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर आपने कोई परमानेंट वर्कर का काम दिया, परमानेंट वर्कर से मतलब, आप ध्यान से सुनिएगा, इस परमानेंट वर्कर वाले कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं आपको। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे जगह क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को लिखने के लिए मेरे पास सब जगह हो। आइएगा, लेट्स से हमारे पास एक नीलू सिंह है। ये नीलू सिंह ना हमारे पास बहुत ही काम के आदमी हैं और 2015 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमानेंट वर्कर है मतलब हमारा। अब परमानेंट वर्कर है, अब परमानेंट तभी रखा होगा जब इनके पास काम होगा, नहीं तो फ्री में तो सैलरी कौन देगा, सही बात है ना। तो इनके पास फुल टाइम काम है हमारे लिए, ये कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। अब हुआ क्या, हमने इनको कर रखा था हमारे किसी काम में इन्वॉल्व। जिस काम में हमने इनको इन्वॉल्व किया हुआ था वहां पर डेफिनेटली कुछ काम करेंगे, कुछ पैसा आएगा, तभी हम लोग इनको सैलरी देते हैं। आपको भी पता है, अगर कहीं से भी आपको कोई 1 लाख रुपए, अगर जॉब में आपको 1 लाख रुपए की कोई सैलरी देगा ना, तो वो आपसे 10 लाख का काम कराएगा तब जाके 1 लाख देगा। तो हो क्या रहा था, नीलू सिंह जी हमारे पास रिमोट बनाते थे। क्या बनाते थे? रिमोट। अब नीलू सिंह जी हमारे यहाँ पे रिमोट बनाते थे, परमानेंट वर्कर हैं। इनका काम था सुबह 10 बजे आते थे, शाम को 7 बजे तक रुकते थे। टोटल 9 आवर्स की इनकी शिफ्ट हुआ करती थी। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल से पूरी की पूरी लेबर कॉस्ट क्लियर कर दूंगा मैं आप लोगों की। तो 10 to 7 9 आवर्स की जॉब थी, लेकिन इनके पास ना रिमोट, आपको पता है रिमोट का काम जो है ना, एसी का रिमोट है, गर्मियों में ही काम आता है, सर्दी में कोई यूज़ करता नहीं है। तो हमने क्या किया, इनके काम को थोड़ा सा ना बहुत प्रॉपरली मेंटेन किया, क्योंकि नहीं तो ऐसा हो रहा था कि ये सर्दियों में बिल्कुल ही खाली बैठ के सैलरी ले जाते थे। तो हमने कहा कि आप एक काम करो, आप सर्दियों से ही थोड़ा थोड़ा काम चालू करो, मतलब कि 4 घंटा 5 घंटा काम करो, आप बैठो तो हमारे पास ही फुल टाइम, लेकिन काम चाहे 4 घंटे 5 घंटे करो। अब ध्यान से सुनिएगा, इनके पास ना 5 आवर्स का काम ऑलरेडी था। हमने एक नया प्रोजेक्ट लिया और वो नया प्रोजेक्ट था साहब हमको कैलकुलेटर बनाना। कैलकुलेटर बनाने में हमें लगते थे 3 आवर्स। कितने घंटे दोस्तों? 3 आवर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने इन नीलू सिंह जी को कहा कि आपको हम 9 आवर्स की सैलरी देते हैं, 5 आवर्स आपके फुल बिजी हैं, लेकिन क्या इनके पास अभी भी 4 आवर्स का समय है? क्या ये 4 आवर्स अभी भी इनका आइडियल आवर्स हैं? दैट मीन्स ये खाली बैठे हुए हैं, जिसे अपन लोगों की लैंग्वेज में बोले तो वेले हैं क्या? तो बिल्कुल प्रॉपर्ली वेले हैं 4 घंटे। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इनको इस 4 घंटे में से 3 घंटे कैलकुलेटर बनाने में व्यस्त कर दिया, क्या मुझे कुछ एडिशनल सैलरी देनी पड़ेगी? आप खुद इस एग्जांपल से बताओ, क्या मुझे कुछ एडिशनल सैलरी देनी पड़ेगी? आंसर है नो सर, नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमानेंट वर्कर है, 9 आवर्स की इनकी जॉब है, 5 घंटे का ये काम कर रहे हैं, 4 घंटे इनके पास खाली समय है, और उस खाली समय में अगर ये कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी एडिशनल पे आउट नहीं देने की जरूरत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इनकेस आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आपका कोई भी वर्कर है और वो परमानेंट वर्कर है और वो उस परमानेंट वर्कर के पास कोई भी आइडियल समय है, दैट मीन्स इस एग्जांपल में 4 आवर्स, और आप कोई भी नया प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो नए प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट आपका उसी आइडियल आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको उसको एडिशनली कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक चीज बताइए, इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए क्या मेरी किसी भी तरह की लेबर कॉस्ट एडिशनल लगी क्या? आंसर है नो। तो ऐसे केस में आपकी रिलेवेंट लेबर कॉस्ट हो जाएगी जी निल। रिलेवेंट लेबर कॉस्ट हो जाएगी निल। तो ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको समझाया। दैट मीन्स अगर कोई परमानेंट नेचर का वर्कर है, उसके पास आइडियल आवर्स हैं और वो आपका जो भी काम है वो आइडियल आवर्स में कंप्लीट करके दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपके लिए रिलेवेंट कॉस्ट 0 होगी, क्योंकि कुछ भी एडिशनल नहीं देना पड़ा।
ये तो बात हो गई इसकी साहब। लेकिन अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर कल को आपके लेबर आवर्स में जो समय लगता है, लेबर आवर्स में जो समय लगता है वो लगता है लेट्स से 7 आवर्स। लेबर आवर्स जो लगते हैं कैलकुलेटर को बनाने में वो लगते हैं जी 7 आवर्स। क्या लगते हैं? 7 आवर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या उनके पास आइडियल आवर्स है? आंसर है यस। लेकिन क्या वो फुल्ली आइडियल है? क्या वो फुल्ली आइडियल है? आंसर है नो, वो फुल्ली आइडियल नहीं है। तो दैट मीन्स अभी भी वो क्या कर रहे हैं, 4 घंटे तो कर रहे हैं आइडियल आवर्स में काम, जिसके लिए हमें उनको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम उनको 3 आवर्स हमने ओवर एंगेज किया, क्या उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा? बच्चे बोलेंगे यस सर करना पड़ेगा, और मैं बोलता हूं नो, पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको उनको यहां से जो बिजी थे ना, इस जगह से उठाना पड़ेगा उनको। वो जिस पर्टिकुलर जॉब पर काम कर रहे थे, उस पर्टिकुलर जॉब पर अब वो केवल 2 घंटे का ही समय दे पाएंगे, क्योंकि आवर्स तो फिक्स है 9 आवर्स। 9 में से आप अगर 7 आवर्स यहां ले जाओगे तो यहां पर तो केवल 2 आवर्स का ही काम बचेगा, और यहां पर अगर केवल 2 आवर्स का ही काम बचा तो भैया आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो आपके 3 घंटे का जो रेगुलर आपका काम था, जो आपका नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रॉफिट आप वहां कमा रहे थे वो आप कमा पाओगे क्या? आंसर है नो। तो रिमोट पर, रिमोट वाले बिजनेस में आपको 3 आवर्स का जो प्रॉफिट है वो फोरगोन करना पड़ेगा। तो दैट विल बी रिलेवेंट कॉस्ट फॉर कैलकुलेटर एज वेल। तो रिमोट पर जो 3 घंटे का जो प्रॉफिट है वो आपको फोरगोन करना पड़ेगा। अरे प्रॉफिट तो फोरगोन कर देंगे, आप ये भी तो देखो कि उस 3 घंटे की सैलरी भैया वो भी तो यहीं से निकल रही थी। 5 घंटे की सैलरी हमारी वहीं से निकल जा रही थी रिमोट से। अब वो 5 घंटे की जगह वहां पर तो केवल 2 ही घंटे काम करोगे, तो 2 घंटे जितनी रिमोट बनाओगे तो सैलरी 2 घंटे की निकल पाएगी, बाकी के 3 घंटे की। तो बाकी के 3 घंटे की सैलरी आप कैलकुलेटर से निकालोगे तो यहां पर आ जाएगा लेबर कॉस्ट ऑफ 3 आवर्स। तो इन शॉर्ट अगर आप बिजी आवर्स में से कोई भी समय निकाल करके यूज कर रहे हैं आप परमानेंट वर्कर का, तो जो भी प्रॉफिट है वो और जो लेबर कॉस्ट है वो, ये दोनों कंबाइंडली आपकी रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएंगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन है? तो यहां तक का ये पूरी की पूरी बात है जो कि हम लेबर आवर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए दोस्तों फटाफट से चलते हैं लेबर आवर्स के ऊपर। यही सारा डिस्कशन जो मैंने आपको समझाया, यही पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे को पानी पीते हुए देखें और मेरे नज़र लगा दें, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसकी फुल स्क्रीन, और मैं 1 सेकेंड में आप लोगों के साथ वापस से कनेक्ट हो रहा हूँ विद दिस लेबर कॉस्ट। हाँ जी, अब देखिएगा, तो टाइप ऑफ वर्कर अगर हमारे पास जब भी केस आएगा ना रिलेवेंट लेबर कॉस्ट का, तो आपके पास 2 तरह की सिचुएशंस होंगी। या तो क्वेश्चन खुद से बोलेगा कि दैट हमने कोई फ्रेशली हायर किया है, या टेम्परेरी वर्कर है, या कैजुअल वर्कर है, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज होगी। तो ऐसे केस में जो भी एक्चुअल पेमेंट होगा लेबर कॉस्ट के लिए वो आपके लिए रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहते हैं कि साहब हमारे पास तो परमानेंट वर्कर है, तो परमानेंट वर्कर के केस में हम लोग उनसे पूछेंगे कि भैया परमानेंट वर्कर जो है वो आइडियल है क्या, मतलब कि फ्री है क्या, या वो बिजी है। तो 2 ही केस होंगे, या तो वो आइडियल है या बिजी है। कई बार बच्चा बोल देता है नहीं सर दोनों का मिक्स भी तो हो सकता है, जैसे अभी आपका एग्जाम्पल था उसमें कि 7 आवर्स चाहिए, उसमें से 4 घंटे उसके बाद वेले थे, तो कोई बात नहीं, जो 4 घंटे वेले हैं उनको आइडियल वर्कर के हिसाब से ट्रीट कर लेंगे, और जो 3 घंटे हैं आपके बिजी वाले उनको बिजी के हिसाब से ट्रीट कर लेंगे। सिंपल है ना। तो एज देयर इज नो एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर वर्क डन इन आइडियल टाइम,
जो भी आइडल टाइम में है उसके लिए कुछ एडिशनली पे करने की जरूरत नहीं पड़ी तो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी नील। लेकिन बात करें बिजी टाइम की, तो बिजी टाइम में क्या होगा, ना तो आप प्रॉफिट जो कमा रहे थे वो कमा पाओगे और ना उनकी जो लेबर कॉस्ट रिकवर कर पा रहे थे वो कर पाओगे। तो अल्टीमेटली आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो और जो प्रॉफिट फोरगोन कर रहे हो वो दोनों ही आपके लिए क्या हो जाएगा, रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट ये दोनों आपके लिए हो जाएंगी क्या, ये हो जाएंगी रिलेवेंट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, यहां पर जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। क्लियर है। तो वर्कर आर ऑफ टू टाइप्स, अभी सब चीजों को डिटेल में बताया गया है। वर्कर आर ऑफ टू टाइप्स, कैजुअल ऑब्लिक टेम्परेरी। तो सच टाइप ऑफ वर्कर कैन बी अपॉइंटेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होगी तब अपॉइंट करते हैं। पेमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू वर्क, और उनको जैसा जितना पेमेंट होगा वो आपके काम के हिसाब से होगा। तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ सच वर्कर विल बी एक्चुअल अमाउंट पेड टू सच वर्कर, तो उन वर्कर्स को जो भी एक्चुअल अमाउंट पे किया है वो ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, जो भी एक्सेप्टेंस के कारण से रहा है वो। परमानेंट वर्कर की बात करें तो सच टाइप ऑफ वर्कर कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यू टू एन एग्रीमेंट। भाई साहब उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जैसे 12 महीने का एग्रीमेंट हो गया तो 12 महीने उनको निकाल नहीं सकते करके। तो पेमेंट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू टाइम, नॉट फॉर एक्चुअल वर्क। कोई भी एक्चुअल वर्क के लिए पेमेंट नहीं होता, उनको होता है 10 से 5, 10 से 7 बजे के लिए। अब उस टाइम पर आप उनको फ्री रख रहे हो तो फ्री रख लो, काम कराना चाहो काम करा लो, वैसा। दैट मीन्स पेमेंट विल बी मेड फॉर आइडल टाइम ऑल्सो, तो उस केस में पेमेंट आइडल टाइम के लिए भी किया जाएगा। रिलेवेंट कॉस्ट इफ वर्क डन इन आइडल टाइम, अगर काम आपका आइडल टाइम में किया गया है तो भाई साहब उसके लिए कोई भी एडिशनल पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्री बैठा था, आपने काम में ले लिया और आप पूरे टाइम का पेमेंट दे रहे थे पहले ही ऑलरेडी। तो आपके इस पर्टिकुलर नए प्रोजेक्ट को आने से उनको कोई भी एडिशनल पेमेंट आपने नहीं किया, तो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी नील। दूसरा केस, रिलेवेंट कॉस्ट अगर आपका परमानेंट वर्कर है लेकिन वो फुल्ली ऑक्यूपाइड है, दैट इज कोई भी स्पेयर टाइम नहीं है। तो स्पेयर टाइम नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो जहां काम कर रहा है ऑलरेडी वहां वो नहीं काम कर पाएगा, तो उस जगह से जो कंट्रीब्यूशन कमा सकता था वो, प्लस जो हमारी उनकी लेबर कॉस्ट वहां से रिकवर हो रही थी वो, ये दोनों आपके ऐड हो जाएंगे और ये आपके रिलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कह दे कि भैया पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या डिवीजन ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट सेंटर, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो फुल बिजी है, वर्किंग एट फुल कैपेसिटी है। और अगर क्वेश्चन कहते हैं एज ए कॉस्ट सेंटर, तो दैट मीन्स आप मानेंगे कि उनके पास फ्री टाइम है। ये रेड कलर से आपको मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अगर प्रॉफिट सेंटर है तो रिलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी लेबर कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, और अगर कॉस्ट सेंटर है तो रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी नील। अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप खुद इसका तो जवाब आप खुद दे देंगे, सोच के बताओ, आप खुद सोचिए और मुझे बताइएगा। सर बताने के लिए क्या करें, कमेंट करें। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं आपको बोलता हूं एक वर्कर है लाल सिंह चड्डा विदाउट चड्डी, तो ये जो लाल सिंह है, ये लाल सिंह साहब ना क्या हो रहा था, इनको 1 जनवरी 2025 को होना था रिटायर। क्या होना था दोस्तों, रिटायर। और ये हमारे लाल सिंह साहब है ना, ये हमारे यहाँ पर 25 साल से काम कर रहे हैं। चाहे मेरे को खुद को 25 साल पहले क्या हो रहा था ये मेरे को खुद को नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 25 साल से काम कर रहे हैं। अभी रिटायर हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं। तो हमने इनको कहा कि आपको हम 15,000 रुपये पर मंथ पेंशन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, पेंशन। उम्मीद करता हूं पेंशन से सब अवेयर होंगे, पेंशन क्या होता है। तो रिटायर होंगे और इनको हम लोग हर महीने के अंदर 15,000 रुपये की पेंशन देंगे। अब एक्चुअली हुआ क्या कि कैलकुलेटर का काम आ गया, और कैलकुलेटर का काम ये बहुत अच्छे से जानते थे कि कैलकुलेटर कैसे बनता है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, लाल सिंह चड्डा साहब, वी विल प्रेजेंट यू चड्डा बट प्लीज हेल्प अस। इनको हेल्प करने के लिए बोला और हमने कहा कि आप कृपया करके 1 जनवरी 2025 की जगह 1 जनवरी 2026 को रिटायर हो जाना सर। आप हमारे लिए 1 साल और जॉब कर लो, क्योंकि हमारे पास 1 साल का एक नया प्रोजेक्ट आया है, जिस नए प्रोजेक्ट में हमें आपकी सख्त आवश्यकता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर उनको हम लोग वापस से रिटायर करने की जगह अब हम उनको अगर जॉब पे रखते हैं तो हमको उनको पेंशन की जगह सैलरी देनी पड़ेगी। पेंशन थी 15,000 और सैलरी थी 50,000। मुझे एक चीज आप लोगों से पूछना है कि यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि मैंने कैलकुलेटर बनाने के कारण से कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया, तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। आपका जवाब आ जाना चाहिए बिल्कुल क्लियरली कि रिटायर हो रहे थे तो 15,000 दे रहे हैं,
रिटायर नहीं किया, 50,000 दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली कैलकुलेटर बनाने के कारण से 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो ये 35,000 आप लोगों का जो रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रहेगा रिलेवेंट कॉस्ट। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, पेंशन और जॉब की सैलरी दोनों का जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है, क्या वो आप लोगों के लिए हो जाएगा रिलेवेंट कॉस्ट। और इस चीज का ध्यान रखेंगे, और यही हमने नोट्स में भी आप लोगों के लिए मेंशन किया हुआ है। तो सपोज ए वर्कर वॉज अबाउट टू रिटायर बट इफ न्यू ऑर्डर इज एक्सेप्टेड देन सच वर्कर विल रिटायर आफ्टर 1 मंथ, देन इन दिस सिचुएशन रिलेवेंट कॉस्ट विल बी डिफरेंस ऑफ सैलरी एंड पेंशन। तो जो सैलरी और पेंशन का डिफरेंस है वो ले लेंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं लेबर वाला पूरा का पूरा पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर लेबर का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग ओवरहेड्स पर। और ओवरहेड्स में आते हैं रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स। अब रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स में आपको पता है ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, एक वेरिएबल, एक फिक्स्ड। मैं आपको जनरल टेंडेंसी बताता हूं। तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, वेरिएबल ओवरहेड का मतलब है, एग्जांपल मैंने लिखा है मशीन की बिजली। मशीन की बिजली इन द सेंस कि भैया आपकी मशीन चल रही है, उसमें जो पावर कंजम्पशन है वो उसको बोलते हैं पावर कॉस्ट, दैट मींस वेरिएबल ओवरहेड रहेगा। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, वैसे अभी मैंने लिखा हुआ भी है। अगर आइडियल टाइम है उस टाइम पर लेबर को कोई पेमेंट करने की जरूरत है क्या? आंसर है नो। लेकिन क्या उस टाइम पर वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा आएगा? आंसर है यस। क्योंकि आप ध्यान से सोच के देखिए, अगर कोई बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, वो आइडियल बैठा है, तो आइडियल बैठा होगा तो वो मशीन भी नहीं चलाएगा, वो आइडियल होगा तो वो मशीन भी नहीं चलाएगा, और मशीन नहीं चलाएगा तो वेरिएबल ओवरहेड नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको आइडियल टाइम में हमने उसको काम दे दिया तो बेशक उसको लेबर के लिए एडिशनल कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको काम दिया तो अब वो मशीन चलाएगा, और जब वो मशीन चलाएगा तो डेफिनेटली मशीन में कॉस्ट कंजम्पशन आपका पावर का आएगा और आपकी उसकी कॉस्ट आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कल को कोई आइडियल आवर्स हैं, उसमें कोई परमानेंट वर्कर काम कर रहा है, तो उस केस में लेबर कॉस्ट बेशक आपकी रिलेवेंट होगी निल, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड आपके लिए फिर भी लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ऑलवेज रिलेवेंट बिकॉज कॉस्ट विल बी इनकर्ड स्पेसिफिकली इफ ऑर्डर एक्सेप्टेड। क्योंकि सिंपल सी चीज है ना, अगर आप कैलकुलेटर बनाओगे तो मशीन चलेगी, मशीन चलेगी तो खर्चा आएगा, तो ऑलवेज रिलेवेंट। और फिक्स्ड ओवरहेड की केस की बात करें तो मोस्टली इररिलेवेंट रहता है, क्योंकि उसके कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर इनकेस क्वेश्चन बोल दे कि भैया कोई एडिशनल आपका ओवरहेड लग रहा है या कोई ट्रेसेबल ओवरहेड लग रहा है, तो डेफिनेटली कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपको भी बताऊंगा। अगर वो वर्ड्स आते हैं तो इररिलेवेंट है, कौन से वर्ड्स आएंगे तो रिलेवेंट है। जैसे कि ट्रेसेबल आए, दैट मींस पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट पे ट्रेस किया जा सकता है, तो वो आपके लिए रिलेवेंट है। एडिशनल बोले तो रिलेवेंट है, इंक्रीमेंटल बोले तो रिलेवेंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले एडेड, चार्ज, अलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, तो इस तरह के वर्ड अगर आए तो दैट मींस आपका ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड इररिलेवेंट रहेगा। तो मोस्टली इररिलेवेंट एक्सेप्ट इफ एनी इंक्रीज इन फिक्स्ड ओवरहेड ड्यू टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, देन फिक्स्ड ओवरहेड विल बी रिलेवेंट। फॉर एग्जांपल स्पेशल पैकिंग, कोई स्पेशल पैकिंग करनी पड़ी तो डेफिनेटली वो रिलेवेंट रहेगी। अब इसको डिटेल में बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड विल बी ऑलवेज रिलेवेंट as cost will depend on acceptance of offer. Sometime relevant labor cost may be nil due to completion of offer during idle hours. हो सकता है लेबर कॉस्ट आपकी nil हो, but in that situation also variable overhead will be relevant as we will not pay any amount to our worker for working in idle hours. बेशक हम लोग हमारे वर्कर को आइडल आवर्स में वर्किंग करने का पेमेंट नहीं देंगे, बट we will have to incur variable overhead for working in such idle time, hence variable overhead will be relevant. तो variable overhead relevant रहेगा। ठीक है जी। आइए बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड की। तो इफ क्वेश्चन सेज ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, अलोकेटेड, एडेड, चार्ज्ड, अनअवॉइडेबल, कॉमन, एग्जिस्टिंग, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको ये दर्शाते हैं कि भैया हमारा इस पर्टिकुलर ऑप्शन के कारण से, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के कारण से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा। एब्जॉर्ब किया है, अलोकेटेड किया है, ऐड किया है, चार्ज किया है, अनअवॉइडेबल था। अनअवॉइडेबल का मतलब है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब चाहे आप ये ऑफर ले लो चाहे ये ऑफर ले लो, आप उसको अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते, तो भैया फिर वो वही है। या कोई कॉमन हो या कोई एग्जिस्टिंग ओवरहेड है तो वो इररिलेवेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का रेंट हो, मशीनरी का रेंट हो, एक्सेट्रा। लेकिन इफ क्वेश्चन सेज एडिशनल, इंक्रीमेंटल, अवॉइडेबल, ट्रेसेबल ओवरहेड, देन वो रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे कि कोई भी एडिशनल फोरमैन सैलरी हो या रेंट हो कोई एडिशनल बिल्डिंग स्पेस का, तो वो आपके लिए रिलेवेंट हो जाएगा। और इन दी एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम वेरिएबल ओवरहेड को हमेशा रिलेवेंट मानेंगे और फिक्स्ड ओवरहेड को इररिलेवेंट मानेंगे। देन आता है रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी का केस।
अब मशीनरी का रिलेवेंट कॉस्ट का मतलब हो गया दोस्तों, मशीनरी हमारे पास दो तरह की हो सकती है, एक जो कि रेगुलरली यूज है, एक जो कि रेगुलरली यूज नहीं है। अब दोस्तों सिंपल सा चीज है, जो मशीन हमारे रेगुलरली यूज नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसको बेच देंगे। जो रेगुलर यूज नहीं है उसको बेच देंगे। आज सोच के देखिए, मेरे पास ना एक स्कूटर है। क्या है? मेरे पास एक स्कूटर है और वो स्कूटर मेरे रेगुलरली यूज नहीं आता तो मैं उसको आज 1 जनवरी 2025 को मैं उसको सोल्ड आउट कर दूंगा, 20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन मेरे को लगा कि यार कैलकुलेटर बना रहा हूं, कैलकुलेटर को सेल करने के लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए मेरे पास एक बंदा है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा उसको, ये कहूंगा यार तू एक काम कर, ये स्कूटर रख ले, मैं 1 साल की मार्केटिंग अपने को करनी पड़ेगी, उसके बाद तो अपना जो कैलकुलेटर है ना नाम से बिकेगा। अपन एक काम करेंगे, इस स्कूटर को ना 1 जनवरी 2026 को बेच देंगे। तो 1 जनवरी 2026 को बेच देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 20,000 रुपये मिल रहे थे, 1 साल और पुराना हो गया तो अब थोड़े कम मिलेंगे, अब मिले सपोज 17,000। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रीसेल वैल्यू डिक्रीज हुई वो क्यों हुई? क्योंकि हमें कैलकुलेटर में यूज करना था। तो ऐसे केस में ये जो 3,000 रुपये हैं, ये 3,000 रुपये रिलेवेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ रीसेल वैल्यू का डिफरेंस आप लोगों के लिए रिलेवेंट होगा। कब? अगर आपके पास कोई मशीनरी अवेलेबल है और उसका कोई भी यूज नहीं है तो। ध्यान रखिएगा, इफ मशीनरी इज इन नो यूज, तो सिंस देर इज नो यूज ऑफ मशीन प्रेजेंटली, हैंस वी विल सेल इट नाउ, बट इफ वी विल एक्सेप्ट ऑफर देन वी विल नॉट बी एबल टू सेल इट अंटिल कंप्लीशन ऑफ सच ऑफर, हैंस देयर विल बी रिडक्शन ऑफ रीसेल प्राइस ड्यू टू यूज ऑफ मशीन इन दिस ऑफर, हैंस चेंज इन रियलाइजेबल वैल्यू विल बी रिलेवेंट। तो जो रियलाइजेबल वैल्यू का चेंज है वो रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मशीनरी रेगुलर इन यूज है तो क्या होगा? तो दोस्तों ऐसे केस में जो रिप्लेसमेंट प्राइस है ना, उसका डिफरेंस आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। सर कैसे? दोस्तों आज आपको एक चीज सोच के देखिए, आपके पास स्कूटर है और स्कूटर रेगुलर इन यूज है। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और उसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। स्कूटर है, रेगुलर इन यूज है। अब ऑब्वियस सी बात है, रेगुलर इन यूज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर रेगुलर इन यूज है तो आपको अगर इसकी मार्केटिंग करने के लिए चाहिए तो आप नया खरीदोगे 25,000 रुपये का आएगा। कितने का आएगा? 25,000 रुपये का आएगा। अब आपके पास रेगुलर इन यूज है ऑलरेडी, कहां पर? रिमोट में रेगुलरली इन यूज है। आपने क्या किया? 25,000 में लिया। आपने किसके लिए लिया? कैलकुलेटर के लिए लिया। अब आपका जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो अब आपके पास जो स्कूटर है वो क्या है? आपके काम आएगा? आंसर एंड नो, नहीं आएगा। तो इसका अगर हम कॉन्सेप्चुअली, मैं मेरे हिसाब से बात करूं ना, तो क्या होना चाहिए था मैं वो बताऊंगा। तो क्या होगा, मुझे अब स्कूटर को बेच देना चाहिए था। 1 साल बाद मैं बेच दूंगा। अब बेच दूंगा तो मेरे को सपोज से मिले 20,000 रुपये। तो कायदे से बनता तो ये है कि इसमें जो डिफरेंस है ना 5,000 रुपये, ये रिलेवेंट होना चाहिए। दैट मीन्स आज की परचेज प्राइस और 1 साल बाद की आपकी सेल प्राइस, उन दोनों का डिफरेंस, ताकि आपका नेट बच जाए। लेकिन होता क्या है, जो भी कॉस्टिंग के महान लोग हैं, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना यह था, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो मशीनरी है ये रेगुलर इन यूज है। अब रेगुलर इन यूज है तो आपने आज परचेज कर ली, आप 1 साल बाद जब है तब आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये मशीन रेगुलर इन यूज है, अगर आपका ऑफर कंप्लीट भी हो जाता है तो अब आपको इसको सेल नहीं करना पड़ेगा, आपके पास रेगुलरली इन यूज आ रहा है। तो रेगुलरली इन यूज आ रहा है तो आज की जो परचेज प्राइस है और 1 साल बाद की जो परचेज प्राइस है, उनका डिफरेंस हमारे लिए रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। ऐसा इन्होंने कहा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे भी, आपको भी लगता होगा। मैंने क्या होना चाहिए था वो भी बताया, बट इन्होंने अब जो बना दिया तो हमको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आज क्या है वो, और 1 साल बाद क्या होगी, उन दोनों का डिफरेंस इन्होंने लिया। अब इनको ये नहीं पता कि यार महंगाई अगर हो गई, आज पता पड़ा कि आज जो चीज़ 10,000 की आ रही है वो अगले साल 12,000 की आ रही है, तो भैया रिप्लेसमेंट रिलेवेंट कॉस्ट तो माइनस में आ जाएगी ऐसे तो। लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। तो इस जगह पर मैं इकलौता एक जगह बोलूंगा जहां पर आपको मैं कहूंगा कि आपको ये वाला पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना पड़ेगा कि यहां पर क्या किया है। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पर क्या किया है, अगर रेगुलरली आपका यूज है
तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट को का डिफरेंस लेना है और रेगुलरली यूज नहीं है तो रियलाइजेबल वैल्यू का डिफरेंस लेना है। क्लियर है? इफ एनी मशीन इन यूज देन एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर कोई लग रही है, चाहे मशीनरी इन यूज है उसमें कोई भी एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलवेज रिलेवेंट रहेगी। ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या मानना है? मटेरियल जो है वो स्लो मूविंग मानना है, लेबर जो है वो कैजुअल वर्कर मानना है, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज रिलेवेंट मानना है, फिक्स्ड ओवरहेड अलोकेटेड एब्जॉर्ब मानना है, इरेलेवेंट हो जाएगा। इफ क्वेश्चन आस्क्ड टू कैलकुलेट मिनिमम प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोले तो कुछ नहीं करना, रिलेवेंट कॉस्ट निकालो, आंसर बता दो और कह दो कि ये जो रिलेवेंट कॉस्ट है यही आपकी मिनिमम प्राइस है। क्लियर? लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक या ऑफ दिस चैप्टर, रिलेवेंट कॉस्ट इन केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट और डिसीजन ऑफ फर्दर प्रोसेस। दोस्तों आपको पता है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इंटर ग्रुप 1 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रोसेस होता है जो कि जॉइंटली चलता है और इस जॉइंट प्रोसेस को फॉलो करके हमारे पास ना 3 प्रोडक्ट बन के आ जाते हैं। एक प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट बी, एक प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट सी। अब दोस्तों इसे बोलते हैं जॉइंट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रोसेस। जॉइंट प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि अब ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट बन गए। इसका बेस्ट एग्जांपल जॉइंट प्रोसेस का मैं बताता हूं। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये जो बनते हैं ये जॉइंट प्रोसेस से बनते हैं। तो ये जब जॉइंट प्रोसेस से बनते हैं तो जब उनको और कहते हैं ना कि रिफाइंड किया जाता है, जितना रिफाइन करते जाओगे उतना अच्छे से अच्छा बनता चला जाएगा। पहले आपका उसमें से कचरा निकलता है, चारकोल जिसे आप बोलते हो, डामर, वो निकलता है, फिर उसमें से केरोसिन निकाला जाता है, फिर उसके ऊपर का हिस्से को डीजल निकाला जाता है, फिर और रिफाइन होता है तो पेट्रोल, फिर पेट्रोल को और रिफाइन करा तो पावर वाला पेट्रोल एंड सो ऑन, ऐसे करके वो बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एक जॉइंट प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम गुजरे, प्रोसेस से गुजरे, ये 3 प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। इसको ए को फर्दर प्रोसेस करके एक्स बनाया जा सकता है, बी को फर्दर प्रोसेस करके वाई बनाया जा सकता है, सी को फर्दर प्रोसेस करके जेड बनाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स बनाना है, वाई बनाना है या जेड बनाना है वो हमारा डिसीजन है, लेकिन अगर आपको सी बनाना है तो बी और ए अपने आप स्वतः ही बनेंगे, वो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि ये जॉइंट प्रोसेस है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बी बनाना है या प्रोडक्ट सी बनाना है तो भैया बाकी बचे हुए 2 अपने आप ही बनेंगे। लेकिन अब इसके बाद के प्रोडक्ट आपको फर्दर बनाने हैं कि नहीं बनाने, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको इसको यहां पर सपोज से सी को बेचते हो 1 लाख रुपए में बिकेगा, जेड बनाओगे मतलब और फर्दर प्रोसेस करोगे तो ये 1,50,000 का बिकेगा। तो आपको ये देखना है कि इसे बोलते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। 1 लाख रुपए जो है इसे बोलेंगे सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट का मतलब हो गया वो पॉइंट जहां से ये स्प्लिट हो रहे हैं। आप देखोगे कि फर्दर प्रोसेस करने से 1,50,000 का बिकेगा, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर 1 लाख का बिकेगा, तो अल्टीमेटली 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा अगर हम फर्दर प्रोसेस करते हैं तो। लेकिन इस फर्दर प्रोसेस में कुछ कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। लेट्स से वो कॉस्ट है 30,000, तो हम क्या कहेंगे, अरे वाह 50,000 30,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा करके 50,000 मिलेंगे, फर्दर प्रोसेस करो। लेकिन अगर कल को फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 60,000 हुई तो हम क्या कहेंगे, नहीं साहब फर्दर प्रोसेस मत करो, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही बेच डालो। उम्मीद करता हूं क्लियरली समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा व्हेन 2 or more प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन सेम प्रोसेस then such product will be known as joint product, and a point where all product are separated, that same point will be known as split of point. Now some product may be further processed and some may not be. Now we need to decide whether we should process further or not. यहाँ पर ये joint cost लगा, split of point आया, further process x y z. If we want to produce A then B and C will be automatically produce होंगे. Now if we want to process further then X will be made from A, Y बनेगा B से, Z बनेगा C से। और रिलेवेंट स्टेटमेंट क्या बनेगा, इंक्रीज इन सेल प्राइस, जैसे भी मैंने बताया 50,000, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लेस करेंगे, नेट बेनिफिट आएगा। अगर ये नेट बेनिफिट पॉजिटिव है तो भैया इफ नेट बेनिफिट इज पॉजिटिव देन वी विल गो फर्दर प्रोसेस, अदरवाइज नॉट। और जॉइंट कॉस्ट को बांटने के कुछ पैटर्न हैं, कोई मेथड्स हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़े हुए हैं। नेट वैल्यू मेथड कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो नेट वैल्यू कैसे निकलती है, सेल वैल्यू एट फर्दर प्रोसेस में से आप एस्टिमेटेड कॉस्ट लेस करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट लेस करोगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी। और इस नेट वैल्यू के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश और ये आज का लेक्चर भी होता है फिनिश। 1.5 आवर्स में हमने पूरा का पूरा कवर अप कर दिया है। दैट मीन्स
90 मिनट्स में पूरा रिलेवेंट कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। आई डोंट नो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं कि नहीं कर पाया, वो तो आपके कमेंट सेक्शन में आपका प्यार बताएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। एंड कमेंट सेक्शन में आपकी सिटी जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि देख करके कि यार ये बच्चा मेरा उस सिटी से देख रहा है करके। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको चेकआउट जरूर से कर लेने हैं। सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं उनको जरूर से फॉलो कर लेना है। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स एंड मेक और बाय डिसीजन। दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का, और दिल से बोलते रहिएगा कॉस्टिंग आसान है। ओके गाइस, बाय बाय।